12 मई से एक रोज़ पहले 11 मई को मेरी सिक्स सेंस ने मुझे कहा था कि शॉर्ट हो जाओ, अगले दिन मत आना। हमीद गुल साहब से हमने एक सवाल पूछा था, उस पे हंगामा हो रहा था। मैंने कहा सर 60,000 खिलाड़ी आउट हो गए दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, कुछ नहीं हुआ। सलाला चेक पोस्ट पे हमला हुआ, 9 विकेटें खड़खड़ाई और उसके बाद हमने अमेरिका से माफ़ी मंगवाई। कैसा लगा? व्हेन इट कम्स टू टीटीपी, व्हेन इट कम्स टू मतलब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, तो चौधरी असलम ही चाहिए होगा ना आपको। मुफ्ती मुनीब जाके क्या करेंगे? सूरह यासीन पढ़ के फूकेंगे उनके ऊपर। एमक्यूएम का मतलब सिर्फ अल्ताफ हुसैन है, ये बाकी सारे तो मालिशी हैं। वो जो मेरी सर्विस हुई थी ना, सर्विस हुई तो उससे सॉफ्टवेयर अपडेट तो नहीं हो गया? आपने जवाब थोड़ा सा मुख्तलिफ दिया हमारी तरफ। मुझे अली जैदी का टेलीफोन आया था शो के बाद और उसने मेरी इमरान खान से बात कराई। अली जैदी ने ये उस वक्त की बात है जब ये हुकूमत में नहीं आए थे, 18 से पहले। उस इंटरव्यू के बाद अलबत्ता आज टीवी पे पहली मर्तबा, ये मैं आज अपने आरफी नामा के बाद यहाँ बता रहा हूँ, क्योंकि आज टीवी मालकान को भी सिर्फ शक था, पता ऑफिशियली उनको अब चलेगा कि आज टीवी पे गोलियां मेरी वजह से चली गई। बारिश शुरू हुई और मैं अचानक रोने लगा और दिमाग में बस एक आंधी सी चल रही थी और उस वक्त लिखा, मेरे मालिक मेरे मौला तेरे सदक़े तेरे कुर्बान, फबी ये आला रब्बी कुमा ज़ुबान। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का इंटरव्यू ज़िंदगी में मेरा पहला इंटरव्यू था, जिससे एक रात पहले मैं पूरी रात जागा था। मैं आखिरी ये रखा, मैंने कहा मैं समी इब्राहिम को रिपोर्ट नहीं करूँगा, ट्रांसजेंडर्स का शौकीन, मैं इसको रिपोर्ट नहीं करूँगा। उन्होंने कहा अच्छा मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा अगर तुम मुझे गुस्सा दिला पाए। और मैंने उनसे 20 रुपए लिए इंटरव्यू के बाद। इमरान रियाज खान और सिद्दीक जान बोल टीवी में काम कर रहे हैं, तो उस वक्त सर आप क्या बता सकते हैं कि बोल टीवी का और जनरल फैज़ का आपस में कितना राब्ता और ताल्लुक था? आपका वो जो इंटरव्यू था जिसमें आपने उससे पूछा था, और मुझे तो आपकी बर्दाश्त पे हैरत है भाई, खुदा की कसम। आपको या तो हंसी नहीं आती। मैं तो कुछ देर के सकते में था कि बता के रहे हैं और क्यों बता रहे हैं। मैं तो हैरान हुआ था बहुत ज्यादा। नहीं हैरान हुए थे, आपको परेशानी नहीं लाक हो रही थी कि इस तरह का एक आदमी इतनी गुमराहकुन जो है वो खबरें शेयर कर रहा है और आप सुन रहे थे? ज्यादा हैरानी मुझे जनरल फैज़ पे हुई थी। आसिम सलीम बाजवा के दौर में कराची में नशे ही मिलता था। क्या मतलब? लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? कहाँ से सारे नशे? सारे वजीरिस्तान भेज के मार दिए थे। जब मुझ पे हमला हुआ था तो मुझे कहा था कि आप बाहर नहीं जाएंगे, तो मैंने कहने वाले से कहा था बेटा तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं यहीं रहूंगा और मैं आज भी आपके साथ हूँ। अपनी गाड़ी खुद चला करके लाया हूँ। आपके ये बच्चे जो हैं इन्होंने मेरी गाड़ी पार्क करवाई है। हवस परस्त इतने माशाल्लाह के मिंबर पे बैठ करके सिर्फ शादियों की बातें करते हैं या पकड़पन करते हैं। वो मैं एक जगह बैठा बिरयानी खा रहा था, तेरी ये कामरान छिछोरी जो है ये मतलब मोटरसाइकिल पे बैठ के करके ये आज़ादी मना रहा है। यार तेरा कोई दिमाग सही है? आपके वक्त का बहुत शुक्रिया और दुआ कीजिएगा ये पूरी की पूरी पॉडकास्ट हम ऐसे ही अपलोड कर पाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। और आज बहुत ही एक स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जिनके बारे में कहना बहुत मुश्किल है वो एग्जैक्टली हैं क्या, क्योंकि पाकिस्तानी सहाफ़त इस वक्त जिस गिरदाब के शिकार है उसमें ऐसे मैं क्या कहूँ, अभी खैर इतनी बेतकल्लुफ़ी हुई नहीं दिल में, ऐसे नमूने होना बहुत ही मुश्किल है जब बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ हैं, बहुत सारे समझौते हैं। उस तरह की एक पूरी फ़िज़ा के अंदर नूरुल आरिफ़ीन सिद्दीकी जैसा एक जो बंदा है वो चट्टान की तरह खड़ा हुआ है, और वो किस तरह खड़ा हुआ है, सर्वाइव किस तरह कर रहा है, वो आज हम पूछेंगे। और भी बहुत सारी बातें हैं जो भी आप भी जानना चाहते हैं, हम भी जानना चाहते हैं, इंशाल्लाह डिस्कस होगी। और जिसने भी हमारी पॉडकास्ट में जो भी लोग इनको पहली बार देख रहे हैं, पहले 5 मिनट जिन लोगों ने सुन लिया वो अगला 1.5 घंटा ज़रूर सुनेंगे। सर वेलकम ऑन द पॉडकास्ट। जज़ाकल्लाह खैर यार, थैंक यू सो वेरी मच। आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, बल्कि ये जो खतरा आपने मोल लिया मुझे बुला करके, पहले तो मुझे उस पे हैरत है क्यों क्योंकि है? मैं तो शो बंद कराने काम आता हूँ। और शोज़ में भी आप ज़्यादा अपने शो में नज़र आते हैं मोस्टली। हाँ बस उसके अलावा मुझे कौन बुलाएगा, तो बेचारे को नौकरी नहीं करनी है। चलें यहीं से शुरू करते हैं सर। ये जो शोज़ में आना जाना ये सिलसिला है सारा मीडिया वाला, शुरू में आपने यही सोचा था कि यही करेंगे या हादसाती या इत्तेफाकी तौर पे यहाँ आना हुआ? जिंदगी मेरी मुसलसल हादसात से इबारत है। कुछ भी मैंने अपनी ज़िंदगी में, नॉट इवन शादी, प्लान करके की है, और मेरी ज़िंदगी में प्लान करके होता भी कुछ नहीं है। जिस चीज़ को मैं प्लान करता हूँ वो इतनी अजीमुशान तौर पे बर्बाद होती है कि उसके बाद फिर मैं ये इरादा छोड़ ही देता हूँ। मैं तो वाले साहब के इंतकाल के बाद आज से 27 साल पहले निकला था वेल्डिंग करने के लिए एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, और मेरी टोटल जो उस वक्त ग्रीड थी वो ये थी कि मैं 3,000 रुपये की वो मुलाजमत हासिल कर लूँ। 3,000 रुपये की मुलाजमत के लिए मैंने क्या क्या पापड़ बेले, वो एक अलग कहानी है। ये बात है 1998 की। 1998 आई वाज 19 ईयर्स। ओके। और मैं अपने वालिदैन का इकलौता बेटा भी था, ओह। तो जिम्मेदारियां, घरेलू, ये सारी चीज़ें। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एक कंपनी में ट्रांसलेटर की नौकरी मौजूद थी, सही है। एक पीआर फर्म में। तो मैं वहाँ चला गया। वहाँ अल्लाह मियाँ ने छक्का ये लगवा दिया कि उन्होंने 4,000 रुपये उसकी तनख्वाह रखी हुई। अब 4,000 रुपये के लिए एक भूखा फिर क्या जंग करता। तो वो नौकरी फाइनली हमें मिल गई, सही और है। वहाँ से फिर ये सफ़र शुरू हो गया लिखने लिखाने का, आगे चल करके
पढ़ने पढ़ाने का, लेकिन अच्छा। पता नहीं था कि यहाँ तक आई हैं। अच्छा, हाँ अगर बिलतरतीब थोड़ा सा चलें वहीं से आगे, वो ट्रांसलेटर से होते हुए किस तरह, मतलब ये इतना मतलब आसान नहीं है जो आपने किया, स्क्रीन पे आना और लिखना लिखाने का सिलसिला शुरू किया, या कैसे? यार मेरे बेटे ने मुझसे पूछा कि बाबा आपको अंग्रेजी की किताबें भी आप लिखते हैं, ग्रामर तो आपको आती नहीं है। मैंने कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हम धक्का स्टार्ट है। तो कह रहा है आपको कैसे पता चलता? तो मैंने उसको आसमान की तरफ इशारा करके दिखाया। मैंने कहा वो चलाता है। अलिफ बे मुझे आज भी याद नहीं है, बचपन में अम्मी से भी बहुत पिटाई हुई, अलिफ बे नहीं याद, लेकिन मैं शायर भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वाह। ठीक है, बल्कि मौलाना ज़फ़र अली ख़ान साहब के पास जब मैं पहुँचा था उनके इंतकाल से काफ़ी अर्से पहले, तो उन्होंने मुझसे 2, 4, 5 मिनट की गुफ्तगू के बाद मुझसे कहा तुम जो कुछ लिखते हो वो लेके आना। मैंने जब उनको दिखाया तो उन्होंने कहा तुम अल्लाह ताला की हम्द बयान करो और उसके बाद देखो तुम कहाँ जाओगे। वाह। तो मैं निकला अपने कंपनी से और मैं कराची सेंट्रल जेल की तरफ चल रहा था। उस वक्त बारिश शुरू हुई और मैं अचानक रोने लगा और दिमाग में बस एक आंधी सी चल रही थी और उस वक्त लिखा मेरे मालिक मेरे मौला तेरे सदक़े तेरे कुर्बान फबी ये आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, सुभान। जहाँ देखूँ तेरी हस्ती तेरे दावे तेरी ही शान, फबी ये आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बेशक। कोई सूरत कभी निकले चुका पाऊँ तेरा एहसान, फबी ये आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो बस वहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ और उसके बाद फिर होते 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 फिर उस वक्त मैं पार्ट टाइम एंकर था और अच्छा, उस एंकरिंग वक्त शुरू कर दी थी? हाँ 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 कहाँ पे? आज टीवी में। अच्छा। वो उनका आज टीवी में बेसिकली थूक लगा के नौकरी करने की आदत थी उनको, वो आज भी ऐसे ही है। तो उन्होंने बेसिकली जो मुझे नौकरी दी थी वो मुझे 50,000 रुपये पे दी थी और 1.5 लाख रुपए का काम उस वक्त में कर रहा था। मतलब मैं एंकर पार्ट टाइम था, प्रोड्यूसर था, राइटर था, स्क्रिप्ट राइटर और वॉइस ओवर आर्टिस्ट। लेकिन ये 50,000 रुपये आपको 4,000 कितने अरसे बाद मिल रहे थे? ये तो 2006 की बात है, मतलब 2008 की सॉरी, 2008 की, और ठीक है। वो बात कर रहा हूँ मैं 1998 की। ठीक है, कुछ फासला तय हो गया था, बहुत बहुत सफर बहुत। तय तो हो उस गया। वक्त तो खैर वो उस वक्त तो कोई डायरेक्शन भी इतनी नहीं थी, हम्म। उस वक्त इतनी डायरेक्शन नहीं थी, ना पता था कि यहाँ तक आएंगे। तो लिखना लिखाने का सिलसिला ऐसे शुरू हो गया था कि मैंने आर्टिकल्स वगैरह लिखने शुरू कर दिए थे। फिर मुशर्रफ का दौर था उस वक्त, तो उनके खिलाफ कभी फलां अखबार कभी डेकां अखबार। लेकिन सर ये जो टाइम है जो आप बता रहे हैं 2006 का, ये वो टाइम है जब लोग बहरहाल टीवी देखा करते थे। ओह यस, टीवी का एक इम्पैक्ट था। आज तो ये दावा आप शायद नहीं कर सकते। मैं भी उस नहीं वक्त जो है देखता। वो हाँ अपना शो भी शायद आप ना देखते हो, आपके घर वाले भी, लेकिन उस वक्त हम सब आप लोग देखते थे और बहुत ज़्यादा देखते थे। और 2006 आज टीवी में अगर आप थे तो मुझे अभी पता लगा, खैर, लेकिन 12 मई भी आपके उसी दौरान हुआ था। 12 मई से एक रोज पहले 11 मई को मेरी सिक्स सेंस ने मुझे कहा था कि शॉर्ट हो जाओ, अगले दिन मत आना। और मैंने बहुत शराफत से पहली दफा अपने दिल की मान ली। अच्छा, और वो दफ्तर ना सब जाओ। जो कुछ भी हुआ वो मैंने भी आपकी तरह टीवी पे बैठ करके देखा और उसके बाद फिर जो हुआ वो एक तारीख है। मैं उस वक्त यानी आप यूँ समझ लिए कि बहुत ही मेरी तनख्वाह उस वक्त क्या थी यार, तनख्वाह पे नहीं था मैं, हाँ मैं तनख्वाह पे नहीं था, आपने बताया पार्ट टाइम मैं तो। स्क्रिप्ट लिखता था 5,000 रुपये पर एपिसोड। अच्छा। अब वो उनकी मर्जी होती थी कि महीने में कितनी लिखवा लें। उसके बाद फिर उन्होंने एक मुझे बड़ा काम दिया, उनके एचओडी ने, उन्होंने कहा यार जनरल मुशर्रफ की रेफरेंडम की कैंपेन आई हुई वो लिखो। वो मैंने लिखी। अच्छा, ऐसे काम भी आते हैं चैनलों में? हाँ मतलब जनरल चैनल में सब मुशर्रफ, आता है, बिल्कुल आता जनरल है। मुशर्रफ के रेफरेंडम की कैंपेन टीवी। हाँ हाँ, सही है। तो वो उन्होंने मुझसे लिखवाया और उसके बाद थोड़ी देर के बाद जब मैंने सबमिट कराया तकरीबन एक हफ्ते की मुद्दत के बाद, तो वो चैनल के मालिक जो है वो गालियाँ बकते हुए मुझे ढूंढते रहे थे, किसने लिखा है मुझे बताओ, मैं उसके बच्चे खा जाऊँगा। तो उनको बताया कि भाई इसकी शादी नहीं हुई है। तो उन्होंने कहा मियाँ इसके मैंने इतने पैसे लिए हैं और आपके ख्याल में जनरल मुशर्रफ मुझे इस चीज़ के इतने पैसे देंगे कि आपने एक जुमला लिखा है तारीफ में और 3 उनको गालियाँ बकती हैं, तो इसमें करूँगा क्या मैं? तो फिर वो किसी और स्क्रिप्ट राइटर को दिया गया, फिर वो मोल्ड हुआ, फिर वो ऑन एयर हुआ, ये सब सिलसिला चलता रहा। सही है। आज टीवी की पॉलिसी कैसी आपको लगी? आपने बहुत सारे उसमें चैनल में काम किया है। काफ़ी लोग कहते हैं कि उनकी जो पॉलिसी है या आज टीवी के जो मालिकान हैं वो एक तरह साफियाना उसके हैं, बहुत सारे चैनल से शायद बेहतर आज हैं। क्या टीवी ये? के मालिक ज़ाती हैसियत में तो वो जो साहब हैं वो तो खुद साफ़ी हैं और जी, जगह साफ़ी हैं, इसमें जी। तो खैर कोई दो राय नहीं है। मैं इस पे तो कलाम कर ही नहीं सकता, हुँ, मतलब वो हमसे बहुत आगे है, बहुत आगे है। लेकिन आज टीवी की अगर मैं बात करूँ, मेरा तजुर्बा कुछ मलगूबा सा रहा। हाँ। मतलब हमारी जो सीखने का अमल था वो इतना तेज़ था। अच्छा, और हम आज टीवी में तंज़ और तान और तशनी का निशाना बना करते थे क्योंकि हमें काम करने का मर्ज़ था।
डिपार्टमेंट में जब कभी काम आता था तो वो हमारे कंधों पे डाल दिया जाता था और बाकी लोग सीटी बजा रहे होते थे कोने पे जाके। अच्छा, काम करने वाले को तंज का सामना करना पड़ता है। हाँ, मतलब जाहिर है कि मतलब वो सैलरी मिल नहीं रही, हम्म, 2 महीने की सैलरी दबा दी आपकी, क्या करेंगे आप? बार-बार फिर आप अपने एचओडी के पास जाएँ, वो एचओडी गोली कराए, फिर फाइनेंस हेड के पास जाएँ, फिर वो गोली कराए। इसी में 2 महीने से 3 महीने भी हो जाया करते थे। मतलब जब मुझे अच्छी तरह याद है मेरी शादी होने वाली थी और जब वो लड़की वालों से मेरी बात हुई तो मैंने कहा भाई 55,000 तनख्वाह है बताने को, मिलती 3 महीने पे, अब पता कर लो कितनी है मेरी। तो अब आप अंदाज़ा लगाएँ। लेकिन सीखने को वहाँ इस एक हरकत के सबब बहुत मिला, क्योंकि वहाँ कोई काम में हाथ डालता ही नहीं था। आज टीवी में और एक्सप्रेस में भी, यहाँ दोनों जगहों पे नौकरी आपकी उस वक़्त जाती है जब आप काम करने की सीखते हैं। हाँ, और वो अंधे ड्राइवर को सिखाना काम जो है ना, वो ज़्यादा वहाँ प्रेफ़र किया जाता था। तो हमने इसमें कभी महसूस नहीं की कजी, हम उतर जाते थे आस्तीन चढ़ा करके। तो मुझे तो बहुत सीखने के लिए मिला। फिर सबसे बड़ी बात ये कि उनको पार्ट टाइमर एक एंकर की सूरत में एक ऐसा प्रोजेक्ट मिला, उन्होंने मुझे कहा कि यार मुझे एक काम करना है कि किसी भी सियासतदान को बिठा के उसकी हड्डी पसली एक करवा देनी। मैंने कहा बिस्मिल्लाह। अच्छा, ये काम आप तब से इच्छा करते हैं? यार मैं इससे भी पहले से करता हूँ ये काम। अच्छा। हाँ, मैं इससे भी पहले से करता हूँ। मैं एक बार बस में जो है वो किसी बात पे रंगेख्ता हो गया किसी साहब पर और मैंने उनकी नस्लें चबा ली। तो किसी आदमी ने वहाँ ये कहा यार तुम इतना अच्छा बोलते हो तो टीवी पे क्यों नहीं आते? ये बस में कहा वो भी? बस में। हाँ। उनके पीछे पड़ गया। मैंने कहा यार आपको शर्म नहीं आती, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? और इसके 1 साल 2 साल के बाद मैं टीवी पे था। ये भी कोइंसिडेंस है। अब उस वक्त जो प्रोजेक्ट था उसका नाम था हॉट सीट। हाँ। हॉट सीट, बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल। पहली एपिसोड भी बड़ी यादगार थी। ममनून साहब वो सब्जी ले रहे थे सोल्जर बाजार पे। ममनून हुसैन। हाँ, वो और उस वक्त वो साबिक गवर्नर करके कुछ आते जी थे। साबिक गवर्नर, वो हर चीज से साबिक थे। तो उनको मैंने फोन किया तो सब्जी ले रहे थे वो। सही है। तो मैंने उनको इनवाइट किया। मैंने कहा सर इस तरह से, क्योंकि मुझे बता दिया गया था कि जी मालकान जो है वो नून लीग की बैशिंग पे प्रोजेक्ट जो अप्रूव कर देंगे। अच्छा पीपल्स पार्टी को नहीं छेड़ना है अभी। अच्छा, हमने कहा कोई बात नहीं। मैंने उनसे बात की, वो आकर के बैठे, इतना ही फासला होगा मेरा और ठीक आपका। है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर मैं आपको गुस्सा दिलाऊंगा। तो मरूम कहने लगे मियाँ मैं IBA ग्रेजुएट हूँ। मैंने कहा सर मैं मैट्रिक फेल हूँ, आप मुझे नहीं जानते। सही है। उन्होंने कहा अच्छा मैं तुम्हें 10 रुपये दूंगा अगर तुम मुझे गुस्सा दिला पाए। और मैंने उनसे 20 रुपये लिए इंटरव्यू के बाद। वो हजियान बकने पे उतर आए थे कि मियाँ, मैंने कहा सर नवाज शरीफ ने गन्ने का रस बेच करके इतनी जायदाद बनाई है। बस उसके बाद फिर आप समझ सकते हैं क्या हुआ। वो हॉट सीट चला और वो इतना चला कि फिर वो एक अरसे तक मेरी पहचान रहा। वाकई आपने कहा तो मैं फौरन ज़हन में आया, आपने तो उसमें बड़े बड़ों के छक्के छुड़ाए थे वैसे। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, आमिर खान, फारूक सत्तार, काजी हुसैन अहमद साहब, इवन जनरल हमीद गुल। उस एपिसोड पे तो बहुत फड्डा हो गया था, क्योंकि आज टीवी वाहिद चैनल था जिसमें एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी और वो थी सेंसर कमेटी। अच्छा। वो बाकायदा प्रोग्राम को इवेल्युएट करते थे कि सेंसर की जद में कौन सा जुमला, कौन सा एक हर्फ आ रहा है कि जो ऑन एयर नहीं होना चाहिए। ये मैंने किसी चैनल में नहीं देखा। अच्छा, तो इसमें तो आपका पूरा शो ही कट जाना चाहिए जिस तरह की आप नहीं करते नहीं, थे ऐसे वहाँ पे। कैसे कट जाएगा? मैं भी तो जिंदा हूँ ना। मैं अगर मैयत हूँ तो चलो हो सही। जाएगा, मैं भी तो जिंदा होता था। तो वो सेंसर हेड से फिर हमारे झगड़े होते थे। 2-2 दिन में उनसे लड़ाई करता था और लिख के बात होती थी। तो हमीद गुल साहब से हमने एक सवाल पूछा था, मुझे आज भी याद है। उस पे हंगामा हो रहा था। मैंने कहा सर 60,000 खिलाड़ी आउट हो गए दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, कुछ नहीं हुआ। सलाला चेक पोस्ट पे हमला हुआ, 9 विकेटें खड़खड़ाई और उसके बाद हमने अमेरिका से माफ़ी मंगवाई। कैसा लगा? फिर वो जो शो था उसमें एक और सवाल मैंने किया था, पाकिस्तान इज बीइंग रन बाय 3 A's, अल्लाह, अमेरिका एंड आर्मी। उस पे हंगामा हो गया। लेकिन ये दोनों चीज़ें आज भी यूट्यूब पे मौजूद हैं, ऑन एयर है, ऑन एयर हुई थी। अब बर्दाश्त किया आपने इसका दबाव? नहीं, कोई दबाव नहीं, इसका कोई फॉलो अप, कोई कुछ फॉल नहीं, आउट? कुछ नहीं। फॉल आउट सिर्फ उसका हुआ था चौधरी असलम के खिलाफ, जो चौधरी असलम की हमने बैंड बजाई थी। वो रिसेंट कोई इंटरव्यू हुआ। डॉक्यूमेंट्री हुई है वो शायद, या वो पुरानी नहीं, को? अच्छा, वो चौधरी जो असलम आपने- का इंटरव्यू किया था मैंने वहाँ हॉट सीट में। अच्छा, तो उसमें मैंने चौधरी और वो असलम, भी आपने अपने मखसूस स्टाइल में किया था? उसी अरे तरह- मैंने जब इंट्रो दिया था तो वो जिसने लाइनअप कराया था वो कूद के भाग गया था। उसने कहा भाई ये तो मतलब। अच्छा, वो इंटरव्यू हुआ, उसमें मैंने उनसे बड़ा दिल लगी भी की। उनका पोस्टमार्टम, मैंने कहा सर 250 रुपये में रिश्वत लेते हैं आप जैसे सरकारी लोग, आपको ये बुलेट प्रूफ बम प्रूफ गाड़ी किसने दी हुई है, आप दमा देंगे? तो अब वो इस तरह के जुमलों के आदी भी नहीं थे। बहरहाल उन्होंने संभाला। आपका उनसे कोई लव हेट रिलेशनशिप था वैसे चौधरी असलम मेरा? से? हाँ, उनको आप पसंद भी करते थे, उनको सुनाते भी थे उनका? चौधरी असलम को यार, व्हेन इट कम्स टू TTP, व्हेन इट कम्स टू मतलब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, तो चौधरी असलम ही चाहिए होगा ना आपको।
मुफ्ती मुनीब जाके क्या करेंगे, सूरह यासीन पढ़ के फूकेंगे उनके ऊपर, और वो मुफ्ती मुनीब की मानेंगे साले। अभी बाजोड़ में जो हो रहा है तो वो कौन संभालेगा, ईदी वाले तो जाकर के संभालेंगे नहीं, ईदी तो लाश उड़ाने का मत है। तो अब यहाँ आपको देखना होता है अपनी प्रायोरिटी। मैंने ज़िंदगी में सिर्फ प्रायोरिटीज तय करके रखी है मेरे अपने हिसाब में, वो गलत है या सही इसका फैसला वक्त ने करना है। लेकिन मुझे यहाँ नज़र आता है कि जहाँ चौधरी, अब जैसे मिसाल के तौर पे चौधरी असलम ने मुझे अपने उस इंटरव्यू से पहले एक मशहूर और मारूफ एंकर का हवाला दिया जिसने अपनी एक गन को बरास्ता इस्लामाबाद उन तक पहुँचने के लिए, और उसने उनसे इंटरव्यू में हल्का हाथ रखा था। तो मैंने कहा सर गन वो तो पैसों की आती है, हम तो फारिग हैं, ये तो घर चलाने के पैसे नहीं, तो गन के क्या करूँगा मैं। तो मैंने कहा मैं तो इंटरव्यू नहीं आपको इस तरह से कर सकता। तो उन्होंने बहालत मजबूरी मुझे इजाज़त दी। उस इंटरव्यू के बाद अलबत्ता आज टीवी पे पहली मरतबा, ये मैं आज अपने आरफी नामा के बाद यहाँ बता रहा हूँ, क्योंकि आज टीवी मालकान को भी सिर्फ शक था, पता ऑफिशियली उनको अब चलेगा कि आज टीवी पे गोलियाँ मेरी वजह से चली थी। चौधरी असलम ने एक ज़रिए से मुझे फ़ोन करवा के कहा हाँ भाई अब समझ में आई, और बस शायद 1 मिनट का फ़र्क था, मैं गेट से निकला हूँ और यहाँ स्टील की गोलियाँ पहली मरतबा चली हैं आज टीवी पे। कातिलाना हमला हुआ पे, मुझ पे कातिलाना हमला करने की कोशिश थी, मैं तो निकल गया था। तो वो एक बेचारा सिक्योरिटी गार्ड रगड़े में आया, एक हमारा कोलीग था, उसके बुलेट जो है वूंड हुआ था, 2-3 लोग जख्मी हुए थे। उनको आपकी किसी खास बात पे एतराज़ था या पूरे इंटरव्यू पे एतराज़ था? पूरे इंटरव्यू पे मैंने क्या किया उनके साथ, उनकी प्रमोशन का तो मैंने कोई काम नहीं किया, डिमोशन के लिए मैंने पूरी कोशिश की थी। बखिए दौड़े थे आपने तो उनके बात पे। तो उसके बाद फिर चौधरी असलम ने क्या करना था, तो वही एक ताल्लुक था हमारा, और कोई इसके अलावा। हॉट सीट कंटिन्यू हुआ उसके बाद? हॉट सीट ये क्रेडिट भी आज टीवी को जाता है कि 52 एपिसोड्स तक जितना प्रेशर था वो आज टीवी के चलाने वालों ने, मालकान ने बर्दाश्त किया। मैंने जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का इंटरव्यू किया था तो वासे जलील का टेलीफोन आ गया था पहली एपिसोड के बाद कि इसको बंद होना है, ये नहीं चलेगा। अच्छा। तो मैं अपने ग्रुप चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के पास गया, उन्होंने कहा मियाँ जाओ। मैं अपने सीईओ के पास गया, उन्होंने कहा जाओ जाओ कुछ नहीं होता, अगर जनरल बनने का शौक़ है तो बर्दाश्त करो। तो फिर मैंने क्या करना था, फिर मैंने वासे जलील को फ़ोन करके बता दिया, मैंने कहा भाई साहब मैं मुलाजिम हूँ, मेरी तो ये लोग सुन नहीं रहे, आप रुकवा सकते हैं तो रुकवा लें। वासे जलील ने शायद इसको लाइट लिया। वो प्रोग्राम रात को 10 बजे ऑन एयर हुआ। अच्छा। उसके बाद फिर इन लोगों को जो सफाई और वजाहतें देनी पड़ी होंगी उसका मुझे अंदाज़ा है, लेकिन कोई डेफिनेट बात मुझे नहीं पता। वासे जलील लंदन से या कराची में थे तब उस वक्त? नहीं लंदन क्या आएंगे, मैं लालूखेत से पैदल जाने के पैसे होते हैं, ये फ़कीर साले 2 पैसे की चप्पल इनके पहनने की औकात नहीं थी। ऐसा तो नहीं है कि लंदन में गए नहीं है, लंदन में आते जाते रहे हैं फिर काफ़ी, वो तो फिर तो वो कौन सा हलाल के कमाई से गए में भाई। वो अपने 2 बदी की चप्पल में जो लोग आते थे वो अमेरिका, कनाडा, यहाँ पे अभी इस वक्त जो लोग मौजूद हैं उनकी क्या वो नहीं, उन पे भी आते हैं, तफसील से बात करेंगे। लेकिन वो जो इंटरव्यू था जुल्फ़िकार मिर्ज़ा वाला, उसमें तो आपने जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब को भी काफ़ी टफ टाइम दिया था। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का इंटरव्यू ज़िंदगी में मेरा पहला इंटरव्यू था जिससे एक रात पहले मैं पूरी रात जागा था। इतना प्रेशर था क्योंकि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का वो जो लार्जर देन लाइफ इमेज था ना, वो जो उनका बड़बड़ियापन था, ये जो उनकी सो कॉल्ड बहादुरी थी। ये उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले या उसके बाद की बात कर रहे हैं? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह तो कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो सर पे कुरान उठा के? नहीं वो तो बाद में। अच्छा, उससे पहले ही उनका ये दबदबा था। हमें पंजाब वालों को तो उसके बाद ही एक्सप्लोर हुआ था। नहीं वो तो उन्होंने तो पहले से उधम मचाया हुआ था। अच्छा। तो उस इंटरव्यू के लिए जब हम पहुंचे हैं वहाँ पे, तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो कहते हैं ना जब इंसान बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है तो कहीं कोई गलती होती है उससे। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, मैं कमरे में बैठा हुआ था, ये सोच रहा था कि कैसे करूँगा, क्या करूँगा। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा अंदर आए और उन्होंने आते ही मुझसे खुशगप्पियाँ शुरू कर दी। अरे मैंने कहा हो गया काम। बस फिर मैं उस इंटरव्यू में उनके सर पे चढ़ के मैंने वो इंटरव्यू किया, और वो पूरा इंटरव्यू अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मज़े की बात बताऊँ आपको, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का इंटरव्यू मुझे पहले मैंने लाइनअप किया। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का इंटरव्यू अगर उस तरह से जिस तरह से हमने प्लान किया था ऑन एयर हो जाता तो मैं मुल्क का एक बहुत बड़ा एंकर होता। हमारे चैनल मालकान ने शर्त लगा दी कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का इंटरव्यू उस वक्त तक ऑन एयर नहीं होगा जब तक कोई दूसरा चैनल उनको ना फोड़ दे। अब ये देखिए, मतलब मारूं घुटना फूटे आँख, मतलब ये क्या बकवास है। लेकिन हुक्म हाकिम मर्गे मफाजात, हमने वेट किया अनलेस एंड अनटिल के एक दूसरे एंकर ने, जिसको 90 से हिदायत जाती थी, जिसको आमिर खान और हैदर अब्बास रिजवी बताते थे कि क्या पूछना है और कैसे पूछना है, उसने इंटरव्यू किया। और उसके बाद फिर उनका आज भी रुबाब दुनिया देख रही है। हमारी नसीब में वो नहीं था। इवन आफाक अहमद का जो इंटरव्यू हुआ था
जब हम पहुंचे थे तो आफाक अहमद का इंटरव्यू से पहले आमिर खान का मुझे फ़ोन आया था, वो उस वक्त लंदन में था, और उसने मुझे कहा कि ये इंटरव्यू ऐसे होगा वैसे होगा। मैंने जान छुड़ा ली, मैंने कहा मैं तो नहीं कर सकता, आप अगर बात करना चाहें तो मालकान से बात करें। अलबत्ता वो फरमाइशी इंटरव्यू जो आफाक अहमद का हुआ था, उसके पीछे आमिर खान खुद मौजूद थे बजाते खुद, जो दूसरे चैनल पे करवाया गया था। तो ये सब तो बड़ी मामूल की बात है। अच्छा, इसमें हैरानगी हो रही है कि इंटरव्यू भी ऑन एयर नहीं हुआ और वासिफ जलील को उसका कंटेंट पता लग गया और वो कह रहा है कि ये ऑन एयर नहीं हुआ। नहीं, पहला पार्ट तो ऑन एयर हो गया था ना। पहला पार्ट, जब पहला पार्ट इतना डिजास्टर्स था तो उसमें सेकंड पार्ट में आप क्या क्या गुल खिलाओगे। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का इंटरव्यू हमने 2 दिन चलाना था, एक रात को इतने बजे और एक अगली रात को इतने बजे। मिर्ज़ा भी उसमें खुश थे वैसे आपके इंटरव्यू से? मिर्ज़ा खुश इतने थे कि उन्होंने जो है वो चैनल पे आकर के और मालकान के सामने मेरी पीठ थपथपाने का इरादा ज़ाहिर किया। जैसे ही मुझे पता चला मैं तो भाग गया अपने घर, मैंने जहन्नम में जाओ, मैं तो नहीं आ रहा। मैं मतलब इतनी ना उम्र थी ना कुछ था, बस बहादुरी थी और क्या था। तो मैं तो शॉर्ट हो गया, मैंने निकलो भाई यहाँ से। उसके बाद फिर वो अपना जो कर रहे थे। इंटरेस्टिंग है। तो ये 52 एपिसोड हुई हॉट सीट? 52 एपिसोड। 52 ही क्यों हुई? आपने खुद इतना ही किया था या आगे फिर? नहीं 52 हो गई। मैं समझता हूँ ये तो ऑस्कर विनिंग काम हुआ था, क्योंकि इतना तो किसी और चैनल पे इसके करीब ही नहीं जा सकते, अब आज भी नहीं जा सकते। उसमें उज़ैर बलोच का इंटरव्यू भी शामिल था। उज़ैर बलोच को मैंने ज़िंदगी में पहली मर्तबा किसी प्रोग्राम में किसी एंकर ने लियारी का डॉन कहा था। उज़ैर बलोच के सामने खड़े होने की किसी की औकात नहीं थी, और वो इंटरव्यू हुआ और जिस तरह से हुआ, मतलब आप यकीन करें, मैंने जब पहले पार्ट में उज़ैर बलोच को रौन दिया और जब मैंने पहला ब्रेक लिया तो वहाँ पे जितनी जिन्नाती किस्म की बंदूकें लिए हुए लोग खड़े थे वो तालियां बजा रहे थे, और मैं सोच रहा था ये रैगिंग कर रहे हैं क्या। और उसके बाद फिर लियारी में वो आपने सरकार फिल्म देखी, इसमें अमिताभ होता है और वो बाकायदा वो हाथ वाला शॉट है, वो सब कुछ मेरे साथ वहाँ हुआ था। और मैं ये सोच रहा था ये जो जहालत है ये कब खत्म होगी, मुझे बस नहीं मिलेगी घर जाने के लिए। तो ये सब अल्लाह का शुक्र है वहाँ पे हुआ। हॉट सीट ने मुझे बहुत रिकॉग्नाइज किया। हॉट सीट की उन 52 एपिसोड में से आपका सबसे प्रेशर वाली, जिसको आपने बाकायदा उसके बाद घबराहट महसूस की होगी उससे पहले, वो कौन सी थी जिसमें आपने कहा सबसे टफ एपिसोड रही होगी आपके लिए? प्रेशर रिगार्डिंग मतलब ये कि आपको घबराहट हुई हो उसकी शख्सियत से या फिर उसके शख्सियत से? या फिर नहीं 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 नहीं, कोई एक भी नहीं? ओह नो, सवाल ही पैदा नहीं होता। बल्कि तस्कीन होती है जब अपने सामने किसी बड़े फिरौन को देख करके और आप उससे कोई ऐसा सवाल पूछ लेंगे जिससे उसकी आंखों में पानी आप उभरते हुए देख सकें, जिससे उसके कपकपाते हुए होंठ आपको नजर आए, तो वो एक अलग किस्म की फीलिंग होती है, वो आम आदमी को समझ में नहीं आएगी। सर ये वासिफ जलील का हम जिक्र किया, यहीं से खैर वो उस पूरे चैप्टर का आगाज़ कर लेते हैं। तो सर एक ज़माने में कराची में मीडिया ऑफिस होने का मतलब था कि आप जो है वो बहुत सारे खैर उसके साथ लिंक थे, तो आपको भी कॉल्स वॉल्स आती थी वासिफ जलील के अलावा और भी, और अगर आती थी तो उसको आप कैसे डील करते थे? 100 किस्म के झगड़ों से बचा लेती है मुझको हर बात से ये साफ मुकर जाने की आदत। तो हम काणे थे और हम अपना काणापन छुपाते भी कभी नहीं थे। कमर मंसूर ने एक दिन फ़ोन किया कि जी मज़ार क़ायद पे हम शम्मे जला रहे हैं अल्ताफ़ भाई की सेहतियाबी के लिए। मैंने कहा तो माचिस चाहिए मुझसे। तो उन्होंने कहा कि भाई वो ऐसा है कि आपने आना है। अच्छा, मैंने ऐसे मौक़ों पे अपने मैंने ऐसे मौक़ों पे अपने मामू, उनको मैं कोई 18 बार मार चुका हूँ, तो मैं हर दफ़ा उनको मार देता हूँ, तो मैंने उनको फ़ौरन मार दिया। हालांकि वो उनकी मग़फ़िरत भी हुए ज़माना हो चुका हुआ उस वक्त। मैंने मामू के कंधे पे रख के बंदूक चला दी। तो उन्होंने कहा आरफीन भाई देख लीजिए। मैंने कहा भाई यार अब मैं क्या देख सकता हूँ, आपको पता है फैमिली में अगर ये हो जाए तो मिस्कीन आदमी बन करके हम वहाँ से निकल गए। तो बाकी इतना प्रेशर, मैं आपको बताऊँ, प्रेशर आप जब लेते हैं तभी आता है, जब आप खौफ महसूस करते हैं तभी खौफ होता है। अच्छा, आपने कहा प्रेशर जब आप लेते हैं तभी आता है, इसका दूसरा मतलब भी है। और दूसरे वाला काम आप बहुत करते हैं। हाँ, मैं बताऊं, वो जॉन इलिया ने कहा था ना, एक ही फन तो हमने सीखा है, जिससे मिलिए उसे खफा कीजिए। मैं आदतन लोगों को नाराज़ नहीं करता हूँ, लेकिन बस वो कुछ चीज़ें होती हैं जो खुद ब खुद हो जाती हैं। मेरी शख्सियत में शायद कुछ ऐसा है कि जो नेगेटिव वाइब्स जो है ना उस सामने वाले को शायद ज़रूरत से ज़्यादा महसूस होती हैं। शायद इसलिए बड़े बड़े लोग, मैं जैसे जब बोल गया तो उन्होंने बिठा करके और डायरेक्टर न्यूज़ और डायरेक्टर प्रोग्राम्स और डायरेक्टर ये और डायरेक्टर वो सब बैठ गए। उन्होंने कहा जी आप आए हैं तो हम इनको बुलाते हैं और हम उनको बुलाते हैं और हम उनको बुलाते हैं और हम एतजाज़ एहसन को बुलाते हैं। सुनता रहा मैं, ठीक है, मैंने बुला तो आप लेंगे, लेकिन ये जब भाग जाएंगे तो फिर क्या होगा। मैंने क्यों भाग जाएंगे, मैंने इतनी मेहनत से चोरी कर करके एक आदमी यहाँ तक पहुँचा है और मैं उसको बगैर कपड़ों में रवाना करूँगा तो वो रुकेगा।
उन्होंने कहा नहीं ये आपकी खाम ख्याली है, ऐसा कुछ नहीं होता, हम आज के शो में उनको लाइनअप कर रहे हैं। मैंने कहा करा दें। एतजाज़ हसन हमारे साथ बीपर पे थे। पहला सवाल हुआ तो उन्होंने नॉर्मल जवाब दिया, दूसरा सवाल हुआ तो उनको कुछ ख़तरा महसूस हुआ, तीसरे सवाल पे उन्होंने कहा मैं लानत भेजता हूँ आपके शो पे, और कह के उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। अच्छा, ओहो। उसके बाद जब हम बैठे तो अब सब वो कभी मुझे देखे मैं उनको देखूँ, मैंने कहा भाई बात ये है, दो चीज़ में से एक चीज़ तय कर लो, आपको कंटेंट चाहिए या गेस्ट चाहिए। बड़ा गेस्ट सिर्फ फुल टॉस में आएगा, जब मैं उससे पोले पोले मासूम अहमकाना सवाल करूँगा, वो ऐसे नहीं आएगा कि एक अग्रेसिव एंकर उसके सामने बैठा है उसको कच्चा चबा लेने के लिए, और वो उसके सामने आकर के बैठ जाए अपनी पूरी क्रेडिबिलिटी को स्टेक पे लगा दे। तो उन्होंने फिर दूसरे रास्ते का इंतखाब किया, उन्होंने कहा नहीं हमें रेटिंग चाहिए। ठीक है, फिर मैंने खुदा की लाठी की तरफ बरसना शुरू कर दिया जैसे उधर, और फिर जो हुआ वही तारीख है, किसको छोड़ा। उसमें MQM भी थी, उसमें नून लीग भी थी, उसमें पीपल्स पार्टी भी थी, उसमें और बहुत सारे PTI थी। PTI के बारे में तो जिस वक्त कुछ एक कहना, कुछ एक जुमला भी अदा करना, और वो जुमला मोतरज़ा बन जाता था, वो आपके ख़िलाफ़ किसको कहते हैं, वो गद्दारी के मुजिब ठहरता था। सर ये PTI और बोल टीवी पे आते हैं। मैंने MQ में स्पेसिफिक इसलिए पूछा कि इसकी कॉल आती है ना स्पेशल, ऐसे कोई बड़े आपको कॉल नहीं करते होंगे, लेकिन आपने सवाल का जवाब थोड़ा दूसरा दिया और मुझे 3 महीने पहले आपके घर पे होने वाला वाकया याद आ गया। तो खुदा ना खासा 3 महीने पहले नहीं, मेरे ख्याल है साल हो गया शायद, साल एक हो गया, वो जो मेरी सर्विस हुई थी ना, सर्विस हुई, तो उससे सॉफ्टवेयर अपडेट तो नहीं हो गया? आपने जवाब थोड़ा सा मुख्तलिफ दिए हमारी तो। नहीं MQM यार मैं एक बात बताऊं, हाँ ये थोड़ा सा अपडेट हुआ है सर। MQM जो है ना, इसके बारे में मैं क्या बात करूं। ये MQM है आपके ख्याल में, इसको आप MQM कहते हैं? मैंने उस MQM के ख़िलाफ़ कराची में रह कर के प्रोग्राम किया है कि जो ज़िंदगी और मौत के लाइसेंस बांटा करती थी, जब वासे जलील और जो कमर मंसूर और इन जैसे दीगर है उनके नाम के सामने रहमतुल्लाह अलैह लगाना पड़ता था। ठीक है, ये तो MQM तो नहीं, ये तो MQM का मुर्दा है जो ज़बरदस्ती लेकर के ये PSP वाले घूम रहे हैं। PSP वाले घूम रहे हैं, मतलब 15 सीटें सर कौमी असेंबली में, वजारत। अच्छा, अब आप मुझसे खेलना चाह रहे हैं तो मतलब आप खेलना चाह रहे हैं तो मैं भी खेल सकता हूँ, लेकिन इसका सीधा सीधा जवाब तो ये है कि ये तो PSP को एक नए कालिब में पेश किया गया है। ये पुरानी शराब जो है वो नए कालिब में पेश कर दी गई है, और ये ऐसा तो नहीं है कि लोगों को नहीं मालूम, सबको सब पता है। फॉर्म 47, फॉर्म फलाना, फॉर्म ढिकाना, किसको नहीं मालूम? मुस्तफ़ा कमाल और अनीस ख़ान खानी और ये और वो, मेरे ख्याल है इन लोगों में भी सरासीम की फैल गई होगी कि कहीं खुदा न खास्ता में सोराग बोर्ड से ही ना जितवा दें। मतलब ये पाकिस्तान की तारीख धर्म भरम हो जाती है। वो तो शुक्र है आखिरी वक्त पे किसी डिज़ाइनर को ख्याल है कि भाई बस कर भाई, क्या कर रहा है। तो ये MQM तो MQM नहीं है। इस MQM के बारे में क्या बात करूँ मैं। MQM उसको कहता हूँ जो MQM लंदन ग्रुप जिसको आज कहा जाता है, अल्ताफ हुसैन, जिसके बारे में आपने आज भी वीडियो बनाई है, जिसके बारे में मैंने आज भी वीडियो बनाई है। MQM का मतलब सिर्फ अल्ताफ हुसैन है, ये बाकी सारे तो मालिशी हैं। इससे बड़े तो मैंने फैसल वाडा के बारे में 7 साल पहले जिस चैनल पे मैं आज हूँ, मैंने ये कहा था कि फैसल वाडा से बड़े जूते पहनता है अल्ताफ हुसैन, नाश्ते में फैसल वाडा से बड़े पापे खाता है अल्ताफ हुसैन। मुझे अली जैदी का टेलीफोन आया था किसी शो के बाद, और उसने मेरी अल्ताफ हुसैन इमरान खान से बात कराई। अली जैदी ने, ये उस वक्त की बात है जब ये हुकूमत में नहीं आए थे, 18 से पहले। और इन्होंने मेरी जुर्रत और मेरी बहादुरी और शुजात के बारे में ऐसी ऐसी इंकशाफात किए कि मैं खुद भी कंफ्यूज आ गया कि ये किसके बारे में बात हो रही है। खान साहब ने? जी। अच्छा। क्योंकि मैं MQM को बहुत जो है वो लत्ते लेता था। अच्छा, MQM के लत्ते मैं नहीं लेता था। अब अगर आप हॉकी लेके भी खड़े ना और फुल टॉस आ जाए तो स्टेडियम से बाहर ही जाएगी ना यार। या तो आप खेलना ना जानते हो, तो फिर क्या करेंगे आप। ये MQM तो बेचारे, ये तो मिस्कीनों का टोला है जो ज़रूरतमंद साइल बेचारे, वो नहीं होते कशकोल लेकर के खड़े होते हैं कहीं और कोई उनको नवाज देता है। ऐसे अली जैदी ने इमरान खान से बात करवाई, किसी ने अल्ताफ हुसैन से बात करवाई कभी आपकी? हाँ, एक बहुत मशहूर मारूफ क्रिकेटर थे, उन्होंने झटके में अल्ताफ हुसैन से मेरी बात करा दी। क्रिकेटर ने अच्छा, उन्होंने झटके में बात करा दी थी। तो मुझे भी नहीं पता था कि वो अल्ताफ हुसैन से बिल्कुल करीब है, तो उन्होंने अचानक से मेरी बात करा दी थी। और जब वो हेलो करके कुछ हुआ तो मुझे कुछ गैर इंसानी सी फीलिंग हुई यार। फिर जब मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा अल्लाह अकबर। तो वो बहरहाल एक इमेज तो है ना अल्ताफ हुसैन का उस वक्त था,
और हम भी अय्याम जद्दोजहद में थे, तो वो एक सुना करके ज़रा कान में साए साए सी होने लगी थी, लेकिन इंटरव्यू का मौका कभी नहीं आया। मैं सबसे ज़्यादा जिस इंटरव्यू के लिए मुतमन्नी था वो था हॉट सीट में जनरल मुशर्रफ के इंटरव्यू के लिए। अच्छा। जनरल मुशर्रफ उन दिनों लंदन में थे। ये डब्बू चौधरी जो हैं, फवाद चौधरी, ये जो तेरा बाप भी देगा आज़ादी, और हाँ। उनके बाप की आपको पता है फिर क्या किया। तो ये लोटे ने वहाँ से फिर हमसे रब्ता किया, हमने इनसे बल्कि रब्ता किया। इन्होंने कहा कि जी आप अपने पहले कुछ क्लिप्स हमें भेजें, फिर हम इवेलुएट करेंगे कि आप इस लायक भी हैं कि नहीं। मैंने जो कम मुज़िर क्लिप्स थे अपने, वो बनवा करके और इनको भेजे। तो उसके बाद फिर जनरल मुशर्रफ ने इनको कहा कि ठीक है, इनको बुलाओ। हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी बात थी कि जनरल मुशर्रफ ने इंटरव्यू देने के लिए आमादगी का इज़हार कर दिया। मैं वो इन द लाइन ऑफ फायर 3 बार पढ़ चुका था, और मुशर्रफ को तो मैं 15 बार खा जाता, इतना मैं तैयार था। लेकिन बस अगेन आज टीवी। अब आप सोचिए, जिस आदमी की 3 महीने की तनख्वाह चैनल ने रोकी भी हुई हो, उस चैनल के मालकान कह रहे हैं कि मियाँ ये इंटरव्यू करना है तो अपने पैसे से चले जाओ। मैंने कहा पागल है क्या? मैंने कहा लानत भेजो जी। पर उसके बाद फिर हमने यही मकामी तौर पे हत्याचार जो है वो शुरू कर दिया। क्या करते, मुशर्रफ के पास जाने के लिए घर भेजता मैं, और वो इंटरव्यू नहीं हो सका। नहीं ऑब्वियसली नहीं। चैनल की यार, एक दिन हम आते थे तो हमें चाय मिलती थी, तो हम पूछते थे क्या चैनल के हालात अच्छे हो गए क्या? और जब हमें पीने के लिए पानी भी नहीं मिलता था तो हम समझ जाते थे कि मालकान ने अब ये ड्रामा शुरू कर दिया है कि जो है वो रिसेशन और फलाना और ढिमकाना और ये सारी चीज़ें। कुछ भी नहीं है। आज टीवी को वैसे ऐसा हम समझते नहीं थे। ये बहुत दौर है, शायद तलत साहब भी उधर ही थे और बहुत सारे काम और भी। तलत साहब हाँ उस वक्त आए भी थे और चले भी गए थे। वो बिल्कुल ये उसके दौर के वैसे बहुत बाद की बात मैं कर रहा हूँ। हाँ उस वक्त अरशद शरीफ वहाँ आए थे डीएन बन के। अच्छा हाँ। सही है सही है। अब चलो शुरू करते हैं। ये 2018 और बोल्ड टीवी, और 2018 का जो बोल्ड टीवी थे उसके बारे में खास परसेप्शन थी कि वो खास मकसद के लिए बनाया गया है और किसी खास डायरेक्शन पे है, किसी खास एजेंडे पे है, और बहुत सारा कंटेंट ऐसा था भी। लेकिन आपकी वहाँ मौजूदगी थोड़ी सी या बैलेंस करने के लिए रखी गई थी या अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए। आपने बोल्ड टीवी का इंतखाब कैसे कर लिया? नहीं इंतखाब नहीं, बोल्ड टीवी ने आपका इंतखाब किया कि आपने बोल्ड का इंतखाब किया? नहीं मैंने इंतखाब नहीं किया बिल्कुल। मैं तो लाइव शो में था उस वक्त, किसी और चैनल पे। हाँ मैं अब तक न्यूज़ पे था, और मुझे लाइव शो के दौरान टेलीफोन कॉल आई, इससे पहले कि मैं एक्स्ट्रो देता अपना। तो मैंने कॉल काटी, फिर दोबारा कॉल आई, फिर मैंने कॉल काटी। शो के बाद फिर मैंने कॉल किया कि पता नहीं कौन है, फिर मालूम किया तो पता चला कि जी बोल्ड टीवी से कॉल आई है। फिर मैं गया तो इत्तेफाक से वो उन्होंने मुझे जिस HR मैनेजर का हवाला दी, मेरी हंसी निकल गई, क्योंकि मैं उनको 1 साल पहले उनकी बेइज्जती करके आया था कहीं। अच्छा। तो मैंने कहा भाई ये नौकरी तो नहीं मिलती मुझे। उसके बाद पता चला नहीं ये साहब नहीं है वहाँ पे फलाने साहब हैं, सही है, तो वो आपका इंटरव्यू लेंगे। तो वो इंटरव्यू भी क्या था, वो तो बस ये था कि आपने कौन सी स्लॉट करनी है और कौन सी स्लॉट पे आप कंफर्टेबल हैं। और मेरा जो इंटरेस्ट था वो ये था कि भाई पैसे कितने मिलेंगे, सीधी सी बात है। मैंने ये स्लॉट व्लॉट गई तेल लेने, मैंने कहा भाई ये बता पैसे कितने देगा, उसके बाद बताऊंगा कि मैं क्या करूँगा। तो जो मैं ले रहा था उससे तो जाहिर है कि उन्होंने मुझे 100 रुपये दे करके ख़रीदने की कोशिश की, मैं हत्थे से उगड़ गया। मैंने उनकी बेइज्जती करने की कोशिश फरमाई, फिर बीच में मीडिएशन हुई तो पता ही चला कि फिर फाइनली जो रकम मैं सोच रहा था फिर उन्होंने उसके ऊपर मुझे कर दिया। फिर मैंने आखिरी ये रखा, मैंने कहा मैं समी इब्राहिम को रिपोर्ट नहीं करूँगा, ये ट्रांसजेंडर्स का शौकीन, मैं इसको रिपोर्ट नहीं करूँगा। तो वो शर्त भी कबूल हो गई हमारी, हम जा कर के बैठ गए। पहला शो हमने किया तो वो उसमें इमरान खान के साथ हमने कुछ हुस्न सलूक किया। उसमें इमरान खान को मैंने ये कहा था कि जो इस्लामियात आपने ये अपने बच्चों के नाना के घर में, वो गोल्ड स्मिथ के घर में पढ़ी है, वो हमें ना पढ़ाओ। हम यहीं मदरसे से फारिग तहसील हैं, में थोड़ा बहुत इस्लाम आता है। और वज़ीर आज़म वक्त का था तो जाहिर है कि फिर उसके बाद मैं घर आया तो ख़बर चलना शुरू हो गई कि जी पैमरा ने नूरुल आरफीन और उनके प्रोग्राम को 30 यौम के लिए बैन कर दिया। पहले शो के बाद? पहले शो के बाद। तो मुझे फ़ोन आया, यार आरफीन तुम्हारा शो बंद हो गया। मैंने कहा ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ नथिया गली। तो पागल है, नथिया गली जा रहा है? तो मैंने क्या करना है और मैं क्या करूँ, बैठ के सोग मनाऊँ? कह रहे हैं तुम वेट करो, कुछ नहीं होता। मैं ठीक है। अगले दिन जब हम सो रहे थे तो मैं फ़ोन आया, अच्छा चले जाओ ऑफिस। मैं क्या हुआ, मर गए क्या सब? नहीं वो सब हो गया। अच्छा, तो हम उठ के फिर चले गए। बल्कि यहाँ तक हुआ कि मेरी हरकतों से तंग, कभी कभी खुशी भी होती है ये सब कामों पे,
फवाद डब्बू ने कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी बनाए फलाने में मुझे बाकायदा माफ़ी के लिए तलब किया। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने। हाँ, और इमरान खान की दस्ते शफ़क़त था उनको। बल्कि एक साहब तो मेरे पास ये गवाह भी मौजूद है कि इमरान खान एक प्रोग्राम मेरा देख करके और बाकायदा गालियाँ बक रहे थे। तो उनके एक मुखबिर ख़ास जो आज भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो आपको गालियाँ बक रहे थे। मैंने कहा सर, उनका मुझसे गालियों का मुकाबला करा दें, अगर वो जीत जाएँ तो मैं अपनी बल्दियत चेंज कर दूँगा और मैं शहबाज शरीफ नहीं हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है यहाँ तक भी हुआ। हाँ, और दूसरी बात ये कि मैं आपको बताऊँ, ये शायद मसलहत का तकाज़ा भी होता है कि चैनल में एक वॉइस ऐसी भी होनी चाहिए। उस एक वक़्त में मैं नाम लेकर के बात करता हूँ, कोई मसला तो नहीं है? कोई मसला नहीं है, हमें तो कोई मसला नहीं। अच्छा, आपको कोई मसला नहीं, तो ठीक है, फिर मुझे क्या मसला है। फ़िज़ा अकबर होती थीं उस वक़्त। जी। वो शदीद किस्म की यूथनी थीं और उनको इस एक कार खैर के लिए पीछे से हिदायत भी मिलती थी और शोएब शेख की तमन्ना भी थी। अच्छा, ये वही है जो आजकल सनाउल्लाह मस्ती खेल में जो कल तुम जी जी क्लिप जी देख जी रहे जी थे जी वो? जी जी, अच्छा, ये मतलब आदि फिर जी जी जी, ये आदि मतलब मुजरिम फिर है ये ये। हाँ, ओरिजिनल यूथनी नहीं है, ये फिर कुछ और ही है। उस ज़माने में यूथनी थी। उस ज़माने में यूथनी थी और बल्कि इनको बेस्ट फीमेल एंकर का इमरान खान से जो है वो अवार्ड भी मिला था। माशाल्लाह। और ये बैठ करके इमरान खान के बारे में ऐसी-ऐसी खूबसूरत बातें बताया करती थीं कि मैं हैरान हो जाता था। एक रोज़ जब मैं बोल में बैठा हुआ था, तो मुझे मेरे प्रोड्यूसर ने आकर के बताया कि फ़िज़ा अकबर आपसे मिलना चाहती हैं। मैंने कहा यार माफ़ कर, मैं जा रहा हूँ। मैं भाग गया। उसी हफ्ते में इन्होंने मुझे किसी तरह से धर लिया। आकर के सामने ही खड़ी हो गईं। अस्सलाम वालेकुम, आपने मुझे पहचाना? मैं हाँ, ज़ाहिर है, बैठिए। तो मैंने कहा आपने मुझे पहचाना? कह रही हाँ, आप आरफीन हैं? मैंने ना 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 ना, मैं कौन सा आरफीन हूँ? कह रही आप बोल पे ये स्लॉट जो। मैंने कहा बैक रिवाइंड करें फिल्म को। मैंने कहा याद है मैं आज टीवी से निकल रहा था और आप एंटर हो रही थी, सैफ अब्बास का इंटरव्यू लेकर के आई थी और आपने मुझे कहा था कि एमक्यूएम वाले तुमसे बहुत नाराज़ हैं। तो मेरी बस आ गई थी, मैंने उनसे कहा उनसे कहिएगा जो उखाड़ना है उखाड़ लें। क्या कि मैं बस में बैठ गया। फिर उनको याद आया कि ओहो ये तो वो कंगला है। तो वो गड़बड़ा सी गई बेचारी, लेकिन बहरहाल उस वक्त तक मामला बहुत आगे चले गए थे। बहरहाल फिर उन्होंने मेरी तारीफ़ें शुरू कर दी और मेरे कंटेंट के खसाइल मुझे बताने शुरू कर दिए। अपने मियाँ से भी मेरी गुफ्तगू कराई। बहरहाल मैंने उनको चलता किया किसी तरह। उसके बाद फिर इनको बेस्ट एंकर का अवार्ड आगे जा कर के मिला। आजकल ये जो है वो इमरान खान वालों के लत्ते ले रही हैं। जी हाँ, और बाजवा आपका बाप था और ऐसी लैंग्वेज उन्होंने हाँ यूज़ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो खैर अब मज़ीद मैं इसकी डिटेल में क्या जाऊँ। इस तरह के लोग हर जगह होते हैं या शायद बहुत सारी जगहों पे होते हैं। आइडेंटिफ़ाई करने में शायद पहले थोड़ा-सा वक़्त लग जाया करता था, लेकिन अब तो बड़े-बड़े मैग्नीफाइंग ग्लास से नज़र आते हैं। वो कहाँ है वो सिद्दीक जान, वो भाड़े का इंटेलेक्चुअल। वो एक और मौसूफ़ थे, उनका नाम क्या था? बोल टीवी में? इमरान रियाज़। उनको कोई गीला तीतर कहता था, मैं उसको तोतला रियाज़ खान कहता था ऑन एयर। तो जिस दिन मैं वहाँ बोल टीवी में मौजूद था, ये जॉइन करने के लिए बोल टीवी नहीं आया। पहले इसने पता करवाया कि मैं हूँ या नहीं हूँ। बल्कि इसने पहले बोल को जो है ऑडियो बीपर देने तक बंद कर दिए थे जब ये एक्सप्रेस में था। इमरान रियाज को आपसे ऐसा क्या डर था? यार एक आदमी रख ही नहीं रहा किसी की, तो आप अवॉइड ही करोगे ना। ठीक है। तो उसके बाद फिर इमरान रियाज को फाइनली जाकर के तमाम मर्जी और मंशा के खिलाफ कुछ की मर्जी और मंशा के खिलाफ और कुछ की मर्जी मंशा के ऐन मुताबिक रखा गया। लेकिन मैंने उसी दिन बताया था बताने वालों को कि तुम देख लेना कि ये बैकफायर करेगा। अच्छा, मैंने बताया था कि ये बैकफायर करेगा और वो हुआ। बताने वालों को आपने बताया इमरान रियाज खान और सिद्दीक जान बोल टीवी में काम कर रहे हैं, तो उस वक्त सर आप क्या बता सकते हैं कि बोल टीवी का और जनरल फैज का आपस में कितना राब्ता और ताल्लुक था? चलता ही नहीं था चैनल। जनरल फैज की मर्जी? ओह यस, जनरल फैज मतलब ही वाज एवरीवेयर, ही वाज एवरीवेयर। कोई काम इसकी मर्जी के। यार मैं पीपल्स पार्टी के एक सेनेटर को उसकी गाड़ी तक छोड़ने के लिए गया हूँ शो के बाद। अच्छा। तो उसने मुझे कहा, रोना पीटना शुरू कर दिया कि यार कहीं का कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये अचानक से हमें फ़ोन कर देता है लुक्का और कहता है कि मुझे इसमें हिस्सा चाहिए। तो जनरल फैज़ की बददियानती पे तो मैं समझता हूँ हॉलीवुड में फ़िल्में बन सकती हैं। और ये अकेला तो नहीं था, ये अकेला तो कुछ नहीं कर रहा था। इसके साथ बाकायदा ग्रुप था, टोला था। वो जो कह दिया जाता है ना इंडिविजुअल्स एक्ट कुछ नहीं होता। अभी कल मैंने बाजवा को देखा किसी शहीद की कब्र पे वो गुलदस्ता रख रहे थे। जी।
तो वो बाजवा ही वहाँ अकेला था, जो साबिक अफसरों में बाकी 2 बेचारे वो थे सिपाही जो उसकी मुआवनत कर रहे थे। इंडिविजुअल की तो ये औकात होती है, किसी को पता ही नहीं होता कब मर गया कब जी गया। जब बाकायदा पूरा आपके साथ निज़ाम चलता है तब आपके बारे में वो होता है ना कि हाँ जी आप इमरान खान बन गए हैं या आप इमरान रियाज खान बना दिए गए हैं। बड़ा चर्चा हुआ था उस ज़माने में कि जी अरशद शरीफ आ रहे हैं, अरशद शरीफ आ रहे हैं, बस मैंने कहा हो गया काम। और उसके बाद आपने देखा क्या हुआ। सिद्दीकी जान हमारी पॉडकास्ट में भी आए थे, उन्होंने तो इस बात को डिनाई किया था कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं था, बल्कि एक ज़माने में जनरल फैज़ ने उनको कहीं बुलाया और प्लेट में सामने डॉले भी रखी, आपने उस पे वीडियो भी बनाई थी, बहुत एक कड़ाकेदार यार किस्म की। सिद्दीकी जान 500 रुपए में उससे कोई भी काम करवाया जा सकता है, कोई भी बड़ा वास्ट उसमें कह रहा हूँ। सिद्दीकी जान को नौकरी कैसे मिली थी ये बताएगा? समी इब्राहिम के लिए क्या क्या करता था वो सिद्दीकी जान, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। ये कोई जर्नलिस्टिक खिदमात की वजह से उसको नौकरी नहीं मिली थी भाई। एक चीज होती है रुमाल जो मुंह पोंछने का काम आता है, ठीक है? तो आप समझिए बात को, बस इससे ज्यादा खुल के क्या कहूँ। और ऐसा एक आदमी नहीं था मेरे भाई, ऐसा एक आदमी नहीं था। इस वक्त पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री में ऐसी बहुत सारी फ्लाइटें मौजूद हैं जिन पर ये इल्ज़ाम अगर लगे तो शायद गलत भी नहीं होगा, जो इस तरह की करप्ट प्रैक्टिसेस करके भुगता के किसी को अकोमोडेट करके करवा के बैठे हैं यहाँ पे। ये कोई मक्का मदीना थोड़ी है, पाकिस्तान है ना यार। नजरिया ज़रूरत तो यहाँ हर तरफ है, नजरिया ज़रूरत तो हर तरफ है। आपको बस थोड़ा सा बेईमान होना चाहिए और उसके बाद फिर आपके लिए रास्ते आसान हो जाते। ये जो बात कर रहे हैं जनरल फैज़, ये जनरल फैज़ का माली और दरबान भी अगर ये देख लेता ना तो ये बजाते खुद आर्मी चीफ होता अपने मोहल्ले में। ये इतनी बड़ी फ्लाइट नहीं, इतने बड़े बताते थे वहाँ बैठ करके। सिर्फ टेक्निकली मैं पूछने की इजाज़त करना चाहूँगा आपसे कि एक आदमी जो जब बोले तो उसकी ज़ुबान समझ में नहीं आता, आप समझ सकते हैं कि वो क्या बोल रहा है? मुझे 2 दफ़ा सुनना पड़ता था उसकी कोई भी बात, उसके हवाले से कोई भी चीज़ ऑन रिकॉर्ड लाने के लिए। मुझे पहली दफ़ा में तो कभी भी समझ में नहीं आया। आपका वो जो इंटरव्यू था जिसमें आपने उससे पूछा था, और मुझे तो आपकी बर्दाश्त पे हैरत है भाई, खुदा की कसम। आपको या तो हंसी नहीं आती। मैं तो कुछ जगह सकते में था कि बता के रहे हैं और क्यों बता रहे हैं, मैं तो हैरान हुआ था बहुत ज्यादा। नहीं हैरान हुए थे, आपको परेशानी नहीं लाक हो गई थी कि इस तरह का एक आदमी इतनी गुमराहकुन जो है वो खबरें शेयर कर रहा है और आप सुन रहे थे। ज्यादा हैरानी मुझे जनरल फैज़ पे हुई थी ना। अगर जो वाकया बता रहे थे अगर कुछ सही मान लिया जाए तो जनरल फैज़ भी किन लोगों पे इन्वेस्ट कर रहे थे? नहीं तो जनरल बाजवा वो क्या था, वो मक्के से पैदल आया था क्या? बाजवा क्या कर रहा था? उसकी औकात ये थी कि वो शेव करते हुए बताया जाता था कि सिद्दीक जान को सुनता था। यार सिद्दीक जान को उसके घर वाले नहीं सुनते, सिद्दीक जान को सुनता था वो। अब आप बताइए, उनकी औकात ये थी कि एक कोरोना के दिनों में खबर चली, मैं शो करने ही जा रहा था मेकअप में और वो खबर देखी मैंने, उसमें इमरान खान की खिदमात को उन्होंने कोरोना के दिनों में बड़ा सराहा। मैंने जा करके उनकी ले ली शो में। 5 मिनट का फर्क हुआ, 5 मिनट, और उस पर भगदड़ मच गई चैनल में, उस पर भगदड़ मच गई। वो क्लिप बन रहा है तो फलाना तो ढिमकाना, अच्छा मैं तो करके निकल जाता हूँ, उसके बाद तुम भुगतते रहो जो कर रहे हो। उसके बाद चैनल ने भुगता, जो भुगता होगा मुझे नहीं मालूम, मगर ये तो पूरे निज़ाम की गिरफ्त में थे ये सारे लोग। इमरान रियाज खान क्या बहुत बड़ा जर्नलिस्ट था। इमरान रियाज खान ने ऐसा कौन सा कारनामा अंजाम दिया, मैं आपसे सीखना चाहता हूँ और मैं उनके मुतक़िदीन में शामिल होना चाहता हूँ कि जिसकी बिना पे उनको आला पाए का सहाफ़ी नहीं, एक सहाफ़ी मान लिया जाए। उनका एक इंटरव्यू उठा करके देखो, सेहत कार्ड के बारे में वो अच्छी अच्छी बातें कर रहे होते हैं कि जी बड़ा अच्छा काम किया है। एक इंटरव्यू उठा करके देखो तो उसमें वो अजीबोगरीब बातें कर रहे होते हैं। एक तरफ वो कहते हैं टीएलपी वालों को जूता मारा तो बहुत अच्छा किया, एक तरफ वो कहते हैं टीएलपी वालों को मारा तो ये गलत किया। उस आदमी का तो दीन ईमान ही कुछ नहीं था। उसने तो ना एहराम को देखा ना काबे को देखा, और ये सारी अदाकारियाँ कर करके उसको दी इमरान रियाज खान बनाया गया था ना भाई, नजरिया ज़रूरत के तहत, ताकि ये क्या वो उसको कहते हैं वो एक बड़ी टेक्निकल लैंग्वेज थी मेरे दिमाग से निकल रही है कि वो जो एक सोशल मीडिया की एक वेव थी, उसके ज़रिए से इमरान खान हुकूमत को, उसके इक़्तिदार को दमाम दिया जाए। अगर ये सब नहीं होता, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, इसमें आसिफ गफूर रहमतुल्लाह अलैह भी शामिल हैं, क्योंकि वही आकर के टीवी पे कहा करते थे कि आपको मुस्बत रिपोर्टिंग करनी है। फिर इसमें ये साकिब नासूर भी शामिल है, ये अपने घर की छत पे डैम बना रहा था। कहाँ है जरा पूछो तो जरा इससे। पाकिस्तान के उस जमाने के सबसे बड़े सियासतदान सुप्रीम कोर्ट से निकलते थे,
आसिफ सईद खोसा, जस्टिस गुलजार, क्या किया इन्होंने? कौन सी कंट्रीब्यूशन है इनके लिए, इनकी इस मुल्क के लिए? और सबको नौकरी से फारिग होते ही जान का खतरा लाक हो जाता है। पाकिस्तान के लिए क्या किया भैया? सर इमरान रियाज को इस बात की दाद नहीं देंगे कि उसने अपने मौकिफ नहीं बदला, मार खाई, अंदर गया, वो जो भी था। आप हंस रहे हैं लेकिन बात सुने, इमरान रियाज के पास सर ये भी इमरान ऑप्शन, रियाज सर खान बात का मौकफ क्या था? सर इमरान रियाज के पास ये ऑप्शन भी थी कि वो फिजा खान बन जाए, जैसे पॉलिसी चेंज हो रही है वो भी चेंज हो जाए। वो चेंज नहीं हुआ, उसने मार खाई है और अंदर से सॉफ्टवेयर अपडेट करवा कर नहीं आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं आया। जो मौकिफ था इमरान खान के हक में जो भी उसकी थी, आज भी कायम है उस पर। इस पे तो आपको दाद देनी चाहिए उसे। चलिए आप नहीं फरमाइश करते हैं तो मैं देता हूं। फरमाइश नहीं, आप समझते नहीं है क्या ऐसा? यार मेरे भाई, बाज दफा ना आप वापसी के रास्ते खुद ब खुद बंद करते चले जाते हैं अपनी हरकतों से। इमरान रियाज खान के पास कोई यू टर्न नहीं था। अरशद शरीफ ने खुद अपने प्रोग्राम्स में साबित किया कि यहूदी पैसा लगा हुआ है इमरान खान के हवाले से, इमरान खान पर। क्या वो प्रोग्राम्स आपने नहीं देखे? क्या वो लोगों ने नहीं देखे? और उसके बाद वही अरशद शरीफ थे, मरहूम हो गए, अल्लाह मगफिरत फरमाए उनकी, कि जो बाहर जाकर के जिनको याद आया कि वो कौन था। अरशद शरीफ ने जितनी नौकरियां की हैं वो किसकी बेस पे की हैं, अब आपको नहीं मालूम? अरशद शरीफ ITV में भी आए थे DN बन करके और 2-3 नौकरियां खा करके गए थे। ये तो कोई बड़ी बात तो नहीं है। मतलब सियाचिन आर्मी के हेलीकॉप्टर्स में बैठ करके क्या हर साफी को जाना नसीब होता है? ये आसिम सलीम बाजवा जो फिरौन बने घूमते थे एक जमाने में, पापा जोन्स, जी पापा जोन्स वाले, औकात पता है इनकी? मैं एक इकोनॉमी क्लास की फ्लाइट में अपने जाती पैसों से इस्लामाबाद जा रहा था कुछ अरसे पहले, और ये बिल्कुल इतने फासले पे अपना बोझा ढो रहे थे खुद। मैंने कहा यार लख, अब मैं क्या बोलूं? ये औकात होती है। वो कर्रो फर, वो आगे पीछे, हटो बच्चों की आवाजें, ये डिजाइन किया था इन्होंने। ये वो पहला आदमी था जिसने राहिल शरीफ को मीडिया कवरेज की लत लगवाई थी। मतलब आप कराची में किसी से भी पूछें, आप कराची में अभी 2 दिन पहले आए हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि कराची आपकी दस्तरा से दूर है। कराची में आप गली मोहल्ले में बैठे हुए जितने जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं ना, आप उनसे पूछे, आसिम सलीम बाजवा के दौर में कराची में नशे ही मिलता था? क्या मतलब? लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? कहाँ से सारे नशे? सारे वजीरिस्तान भेज के मार दिए थे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपना किरदार अदा कर रहे थे। ये आसिम सलीम बाजवा के हवाले से लोगों से आप बात करें, आप फुटपाथ पे बैठ जाएं, किसी आम आदमी से बात करें, वो आपसे यही बात करेगा जो मैं कह रहा हूं। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मैं वो बात बता रहा हूं जो इनका परसेप्शन है। कदम बढ़ाओ राहिल शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। और वो राहिल शरीफ क्या कर रहे थे? वो तो शेखों की अपनी मुलाजमत पक्की कर रहे थे। वो अरबी डांस जो होता है वो तलवार लेकर के वो करने की प्रैक्टिस कर रहे थे। वो कितने ममालिक फतह कर चुके हैं अब तक वहां। 2 साल तक आपको मैंने ये बात, लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब जो उन दिनों यूथिया नहीं हुए थे, मैंने उनसे अपने प्रोग्राम में जब पूछा, उन्होंने इसका जवाब दिया, अगले दिन उनको तलब कर लिया गया। एक मौसूफ थे बड़े जबरदस्त, तो IB के हेड थे, खटक, मैं उनका नाम उस वक्त भूल रहा हूँ, मसूद खटक साहब। मेरे शो में बेचारे बैठने की वजह से 2-3 दफा उनकी भी तलबियां इधर उधर हुई। तो मैं तो इसी काम में आता हूँ भाई। इमरान रियाज खान की आप बात कर रहे हैं, इमरान रियाज खान ने ऐसा कौन सा मतलब तीर मारा था? हाँ, आप उसको इस बेसी, इस ढिठाई, इस बेशर्मी का आप निशान हैदर उनको देना चाहते हैं कि वो जिस जहल की, हजरत अली का इरशाद पाक है, जहल की राह में ठहर जाना शिर्क, कभी बेशी अल्लाह माफ फरमाए। तो वो जिस जहालत की राह में ठहरे हुए थे वो तो शिर्क कर रहे थे। निशान हैदर किस बात का? सर क्या समझ सके आवाम? और अगर इतने बड़े टार्जन थे तो भाई इतने बड़े चीगो वगैरह थे तो यहाँ रह करके सिस्टम को सही करने की कोशिश करते ना। जब मुझ पे हमला हुआ था तो मुझे कहा था कि आप बाहर नहीं जाएंगे, तो मैंने कहने वाले से कहा था, बेटा तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं यहीं रहूंगा और मैं आज भी आपके साथ हूँ। अपनी गाड़ी खुद चला करके लाया हूँ। आपके ये बच्चे जो हैं इन्होंने मेरी गाड़ी पार्क करवाई है। मेरे पास कोई गन नहीं है, मेरे पास कोई गन मैन नहीं है। मैं फी सबीलिल्लाह कल भी चल रहा था, आज भी चल रहा हूँ। ये काम इमरान रियाज खान से करवा के दिखाइए आप। अरशद शरीफ को नहीं पता था कि वो कौन था? उस वक्त पता तो था। एक बीवी रखना मुश्किल हो रहा है भाई, एक बीवी, एक घर चलाना मुश्किल होता है, और इस्लामाबाद में तो खुदा का खौफ करो यार। सर ये क्या समझते हैं कि अवाम की बड़ी तादाद आज भी उनके नैरेटिव को बाय कर रही है? मोहित पीरजादा, इमरान रियाज, सिद्दीक जान, इनको आज भी लोग सुन रहे हैं और इनके जो जाहिलों की तादाद हमेशा ज्यादा रही। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए थे, कुरैश में जाहिल कितने थे?
अक्सरियत में थे। अगर उसको जमहूरियत मान लिया जाए तो ठीक है, वो जमहूरियत तो आज भी है। कीमे वाले नान के बारे में बात होती है, बिरयानी की प्लेट पे बिकने की बात होती है, ये सब यही लोग हैं ना जिनके बारे में बात हो रही है। इनको सुनने वाले सारे जाहिल हैं। मैं सारों की बात तो नहीं कर रहा, अक्सरियत। इनकी सुनने की बात नहीं कर रहा, सुन तो मैं भी लेता हूँ कीड़े निकालने के लिए। इनको मानने वाले। इन पे ईमान रख करके और उस नैरेटिव को आगे फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड करके लोगों को जो है वो इनवाइट करने वाले, मैं उनको जाहिल कह रहा हूं, मैं उनको आदि मुजरिम कहता हूं। अगर मोहित पीरजादा, क्या मोहित पीरजादा, आप बता सकते हैं मोहित पीरजादा क्या वो आदमी नहीं है कि जिसको यूएई के एक हॉस्पिटल में जिसने अपने मुर्दा बाप से अंगूठा लगवाया था और उसको बचा करके कौन लेकर के आया था? एस्टैब्लिशमेंट। उसको एस्टैब्लिशमेंट बचा करके लेके आई थी वहां से यूएई से, वरना उसको लटका दिया गया होता। सीसीटीवी फुटेज मौजूद थी। मैं ये बात 500 दफा कर चुका हूं, पहली दफा नहीं कर रहा। मोहित पीरजादा क्या ऐसा काम किया था भैया? कौन सी जर्नलिस्टिक उनकी बड़ी अचीवमेंट है मां सिवाय एसपीआर से वो इश्तिहारात जो लेते थे अपनी मैगजीन के लिए? ये तो सारे अपने ही तराशे हुए सनम थे। इमरान रियाज, सिद्दीक जान और ये क्या नाम है, अरशद शरीफ, और अभी ये क्या डॉक्टर मोहित पीरजादा, सारे वही तो हैं। इसका सर साइकोलॉजिकल एनालिसिस आप क्या करते हैं कि इनकी इतनी बिगड़ क्यों गई कि ये एस्टैब्लिशमेंट वहां से बचाकर इनको ला रही है और आज उसी के खिलाफ इंडिया के नैरेटिव को ज्यादा बाय कर रहे होते हैं, अपने को बिल्कुल इस तरह मतून कर रहे यार होते जब हैं। आपको हराम खाने की आदत पड़ जाती है ना, चाहे इमरान रियाज को पड़े या सिद्दीक जान को पड़े या नूरुल आरफीन को पड़े या तो वो किसी तो को भी ये पड़े। यहाँ से भी खा सकते थे, तो ये वहां से क्यों खा रहे हैं? जवाब बड़ा सख्त है, मैं कैसे बच बचा के दूं? देखिए यार भाई, बात यह है कि ये वतन परस्ती की लत से तो बहुत कोसों दूर थे ये सारे के सारे। मैं इनको उस वक्त भी गद्दार कहता था, मानता था और प्रोपगेट करता था, और ये आज भी वही है। इंडिया, ये जो बुनियानुल मरसूस का जो ऑपरेशन हुआ था, जी। आपने वो नहीं देखा जिसमें वो जबरदस्ती का वो भाड़े का इंटेलेक्चुअल जो है वो कार्टून आफ्ताब इकबाल, वो बैठ करके क्या क्या चवले मार रहा था, बिल्कुल। जैसे वो बाकायदा इंडियन आर्मी चीफ का एडवाइजर हो। टके ऐसे। की औकात नहीं, घर में बीवी उसको दूसरी दफा चाय नहीं देती होगी साली को। ये अपनी बीवी से स्टोन में बात नहीं कर सकते जिस तरह से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। और मैंने बड़े बड़े लोगों को उनकी अपनी बीवियों के सामने लाइन हाजिर होते देखा है। इनकी ये औकात है, ये बैठ करके इंडिया को इंटेलेक्चुअलता के अपने मोती बिखेर रहे हैं कि अब वो जब ब्रह्मोस मिसाइल फायर करेगा तो फलाना करेगा। ये यार मैं तो समझता हूँ कि इनके घरों को जिसमें ये पले बड़े या रहे, उनको मसमार करके वहां बच्चों के खेलने का पार्क बनाना चाहिए। इनको घसीट करके पाकिस्तान लाना चाहिए और इनको निशाने इबरत बनाना चाहिए। भाई ये ऑप्शन मेरे पास भी था, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, जो इमरान रियाज को दिया गया था, ये ऑप्शन मेरे पास भी था भाई साहब। इमरान रियाज को ऑप्शन दिया गया है। ओ यस, वो फी सबिलिल्लाह इमरान खान की वो कर रहे थे जो मैं नहीं कहना चाह रहा। वो उसके हुस्न से मुतासिर थे या मुराद सईद की रूह उनमें आ गई थी? ऐसा कुछ भी नहीं है, सब धंधा है पर गंदा है ये बॉस। वो एक बच्चा था, मैं जानता नहीं उसका नाम, कोई यूट्यूबर था, उससे वो खड़े हुए बता रहे हैं कि ऐसा महल में हर 6 महीने बना सकता हूँ। मतलब अब मैं कुछ कह दूंगा, मेरी जबान वैसे ही कहने लगे थे आप। ये जो ऑप्शन दिया गया, इस ऑप्शन से क्या बात कह रहे हैं? बाहर जाने वाला ऑप्शन या इस रास्ते पे चलने वाला ऑप्शन? इस रास्ते पे चलने वाला ऑप्शन। अच्छा। और बाहर भी वो ऐसे ही बगैर मदद के तो नहीं गया। इमरान फारूक के बगैर मदद के चला गया था। ये बात मैं ऑन एयर कर चुका हूँ मेरे भाई, नेशनल मीडिया पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ ही बात मैंने की है, आज भी कर रहा हूँ। इमरान रियाज वाली, इमरान रियाज वाली भी, इमरान फारूक वाली भी। मैंने तो कराची में उस वक्त जिंदा रहने की अदाकारी करने की कोशिश भी की है ना। मुझे पता था इमरान फारूक नहीं, इमरान का ऐन निकल करके कराची से नहीं जा सकता था। पैसे रुपए का, ताकत का भरपूर इस्तेमाल हुआ है, यहां से निकल करके वैसे ही नहीं गया। तो आप देखें उसके बाद फिर हुआ क्या इमरान फारूक के साथ, या अरशद शरीफ साहब जो हैं उनके साथ जो हुआ। इमरान रियाज वो अपना क्या वो डंकी पता नहीं क्या वो उसमें वो निकल करके गए और उसके ऊपर लोग उनके फुयूज़ व बरक़ात बता रहे हैं कि देखो कितना जो है वो बहादुरी का काम किया। अच्छा यार, फिर बहादुरी की डेफिनेशन शायद मुझे नहीं मालूम। आपके ख्याल में कभी वापस आएंगे ये लोग सारे, ये 4-5? हाँ, पाकिस्तान में आ जाएंगे यार, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जमहूरियत है, जाहिलों का दौर उस वक्त भी था, आगे भी रहेगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। नज़ीर ज़रूरत का नंगा नाच हमने पहले भी होते देखा है। कभी इमरान खान को बनाओ, कभी अल्ताफ़ हुसैन को बनाओ, उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल को ले आओ, उसके बाद इसको ले आओ, उसके बाद इमरान रियाज खान को इमरान खान करके पेश कर दो नेशनल मीडिया पे। मुझे तो कोई खुशफहमी नहीं है। रूए ज़मीन पर
कयामत के बोरिए लपेटने के लिए कौम रहेगी और वो पाकिस्तानी कौम होगी। इससे मुराद ये नहीं है कि चूंकि पाकिस्तान 27 रमजान को बना था तो हम अल्लाह मियां के कोई सगे, नो, ता कयामत जलील रहने वालों में कोई एक कौम तो रहेगी कि जिसको देख करके लोग निशाने इबरत बनाए कि यार ऐसे मत हो जाना, वो हमें। मैं शदीद किस्म का नफ्सियाती पाकिस्तानी हूँ। बिल्कुल, मैं वही कहने लगा था कि आपकी वीडियो में साथ झंडा लहरा रहा होता है और जी। बड़े पैट्रियोटिक किस्म के वो मैं चीजें चल रही थी, पेट्रियोटिक लेकिन हूँ आपकी नहीं, मेरी औलादे पेट्रियोटिक हैं, मेरे माँ बाप पेट्रियोटिक थे, मगर मैंने वफा अपने मुल्क से करनी है। मैंने किसी इंस्टीट्यूशन से वफा नहीं करनी है। ऐसे ही तेल लेने गया, आसिफ सईद खोसा ने एक दिन बयान दे दिया था बहैसियत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, पाकिस्तान में लोग जमीर बेचते हैं, झूठ बोलते हैं। मैंने अपने स्टाफ से कहा, मैंने कहा तैयारी करो इनकी लेने के लिए, शाम को मैं आ रहा हूँ। और आकर के फिर मैं उनको रौंद करके चला गया। मैंने कहा मैं क्रॉलिंग करके यहां तक आया हूं, मैंने अपना जमीर नहीं बेचा, मुझ पे किसी का दस्ते शफकत नहीं पड़ा था। मैं यहां तक अपनी मदद आपके तहत और अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद के बाद यहां तक पहुंचा हूं। उदा हेल आर यू, आप कैसे मुझे कह रहे हैं कि मैं चोर हूं या मैं चोरों का में शामिल हूं। मैंने फिर उनको बताया था कि चोर यहां कौन कौन है, चोर कहां कहां हैं, और आप उन पे हाथ नहीं डाल सकते। तारीख नहीं है ये। नस्ला टावर गिरा दिया जाता है, इमरान खान का घर रेगुलराइज करा दिया जाता है। कौन है चोर? ये साकिब नासूर, जमशेद क्वार्टर पे, मार्टन क्वार्टर पे इसका नजला गिरता है। कभी बिलावल हाउस की तरफ इसने उठ करके तो नहीं देखा। शर्जील मेमन की शहद इसको नजर आ रही है, उसमें शराब गायब हो गई। बहरिया टाउन खाली करवाने की बातें भी हो रही हैं, तो क्या उखाड़ लेंगे करके? बहरिया टाउन तो इनके मुंह पे आज भी लानत की तरह से मौजूद है, और जब तक इंसान, कोई एक सोचने वाला इस रूह जमीन मौजूद है, वो सोचता रहेगा और देखता रहेगा कि ऐसी मुल्क भी थी, ऐसा कौम भी थी। जिस वक्त यार बहरिया का नाम लगाना किसी इदारे के लिए मुमकिन है? ऐसे ही लगा लिया उसने। नून लीग कहती है कि 9 जर्नैल उसके साथ थे। कोई कहता है नवाज शरीफ ने फ्यूज और बरकत जो है वो वसूल फरमाए। आसिफ अली जरदारी को 5 अरब रुपए का जो है वो महल उसने दे दिया बिलावल हाउस में। फी सबीलिल्लाह। लेकिन आप उसके मुझे बावजूद 500 रुपए देंगे इस पॉडकास्ट? लेकिन सर उसके बावजूद वो आज इस अंजाम से धो जा रहे हैं। वो तो ये अल्लाह की मार है ना, ये अल्लाह की मार है। इसको किसी ने डिजाइन तो नहीं किया, ये काम ऐसा ही होना था। देखें मेरे भाई, मैं बिलावजह इस बात पे बात करते हुए जज्बाती हो जाता हूं, लेकिन मैं अपने लहजे की तलखी रोक नहीं पाता। पानी का जो बुलबुला होता है ना, वो इसी तरह से उसका हश्र होता है। MQM क्या हुआ? बढ़ गई, 22 अगस्त आ गया, आपने जबरदस्ती मुस्तफा कमाल और उनको लाली पाउडर लगा करके और दुपट्टा लगा करके बिठा दिया कि ये है सैया जी की। नहीं है, उसके वो बयानात तो हटवाओ पहले यूट्यूब से, जो उसने MQM को गालियां दे रहा था। वो तो कह रहा था महाजिर कुछ नहीं होता, और आज बड़ी बेशर्मी से महाजिरों का वजीर बन करके वहां बैठा हुआ है। मतलब, लेकिन जिस मुल्क में कादिर पटेल वजीर सेहत बन सकता है, तो वहां मुस्तफा कमाल तो डिजर्व करता है, यहाँ पे उसके मावा भरा होता है। तो ये तो क्वालिफिकेशन पे पूरा उतरता है। यहां इसी तरह की चीजें होती रहेंगी। इमरान खान, अब आप बताइए, शदीद किस्म की नरगसियत में मुब्तला वो आदमी जिसको अपने अलावा मी माई सेल्फ एंड माइंड की तफसीर कोई समझ में नहीं आता हो, आपने उसको तैयार किया, पैम्पर किया, लाली पाउडर लगा करके उसको ले आ करके वजीर आजम होने की अदाकारी उससे करवाई, और नीचे से सारा काम आप उतार रहे थे। लेकिन सर आपने फिर कभी तसव्वुर नहीं किया होगा कि मलिक रियाज इस अंजाम को पहुंचेंगे, उसका नहीं, मैंने तो नाम किया था। लेने की नहीं, मैंने किया था। शुएब शेख को मैंने ये कहलवा करके किसी से भेजा था कि तुम गिरफ्तार होगे, जब आप उसके एम्प्लॉई थे। ओ यस, ओ यस। और मुझे पता था शुएब शेख के एडवाइजर्स में से कौन कौन फलाने फलाने दरवाजे से आते हैं। मैंने ये बात बहुत पहले उनसे कही थी। उन्होंने 4 साल दौरे मुलाजमत में मुझे कभी जो है वो दर्शन नहीं दिए। आपके बॉस ने पता नहीं कैसे बॉस थे, मुझे तो आज तक नहीं समझ में आया। मुझे किसी ने एक दफा ये कहा था छेड़ने के लिए कि यार एक काम कर, जरा इसको अप्रोच तो कर। मैंने जाकर के अप्रोच किया, तो वो अप्रोच के बाद पता चला जिससे अप्रोच करवाया था वो कराची छोड़ गया। मतलब मैंने ऑन ईयर, यहाँ वो बैठा हुआ है सिद्दीक जान, यहाँ उसामा गाजी, वाह क्या सोबत थी सर आपकी। हाँ अल्लाह माफ करे भाई। तो यहाँ वो चुटिया वाला समी इब्राहिम, और पता नहीं कौन कौन, फिजा अकबर,
और ये सब फजूल बता रहे हैं, ये कह रहे हैं हकीकी आज़ादी फलाना। मैंने कहा है अभी क्या पागल है? और फिर मैंने सबको लपेटा, मैंने कहा भाई तुम लोग कौन हो भाई? उसके ऊपर जो हुआ वो एक तारीख है। बताए ना उसके ऊपर क्या हुआ? हकीकी आजादी आपने सदीक जान के सामने यार आपने देखो मैं हकीकी- तुम्हें एक बात बताऊं फौजान, एक चीज मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ा है ना, ये मेरे ईमान का हिस्सा है। गवर्नमेंट्स ना ये बदलने के लिए होती है, गवर्नमेंट्स पॉलिसीज का भी यही है। एक चीज है जो कांस्टेंट है, जो मुझे पढ़ाया गया था, और वो है रियासत। बॉस ये रियासत एक ऐसी चीज है ना कि जो कभी भी सर उठा करके और किसी से भी कुछ भी करवा देती है। मैंने अपनी जिंदगी में अकबर बुगटी से शुजा, दिलेर और करिस्मेटिक पर्सनालिटी वाला आदमी नहीं देखा, क्या हुआ? लेकिन उस बेचारे के साथ जो खुदसरी का एक मर्ज था, फिर उस मर्ज की तशखीस होते और उसका इन्वर्टेड कॉमास में इलाज होते, जो देखा, जिसके फवायद इन्वर्टेड कॉमास में आज हम भुगत रहे हैं। ऐसे ही रियासत के साथ मजाक का अंजाम फाइनली यही होता है। आप हकीकी आज़ादी करें, आप इनका क्या वो हम तेरा बाप भी देगा आज़ादी, लो बाप भी देगा आज़ादी। और वो भाग कैसे रहा था डब्बू? इस तरह के कैरेक्टर के लोग थे। शिबली फराज, ये सिगरेट की दुकान जो थी, ये ऐसे ही एक दफा आया था मेरे प्रोग्राम में, उसके बाद दोबारा नहीं आया। ये वो बिस्मिल्लाह पढ़ के झूठ बोलता था, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, और उसके बाद सारा झूठ। अली मोहम्मद अली, हाँ, वो एक ड्रामा था, जान अल्लाह को देनी है, वो फ्रॉड। यार कोई तो ढंग का हो, मतलब कोई तो ऐसा हो कि जिसके बारे में कहा जा सकता है कि यार ये माकूल आदमी है, जिसकी गुफ्तगू सुन करके वाकई लगता है कि हाँ यार कोई कोई आदमी है। सारे अनमोल रतन आपने उठा करके भेज दिए। आप इधर देख लें, MQM जो इस वक्त बनाई हुई जबरदस्ती की MQM, झटके की MQM जिसको मैं कहता हूँ, उसमें भी सारे ऐसे। सही है सर। लास्ट में आखिरी दो सवाल या टॉपिक्स डिस्कस करना चाहूँगा। आप कभी कभी सोशल इश्यूज के ऊपर बात करते हैं, और आजकल हम देख रहे हैं हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में और ओवरऑल फेमिनिज्म का बहुत ज़्यादा चर्चा है, और काफ़ी फेमिनिज्म के नाम के ऊपर लोग कह रहे हैं कि ख़वातीन के हकूक़ पाकिस्तान। यहाँ गड़बड़ हो जाएगा बॉस। यार नहीं, हमें आप मुझे पता है, नहीं इसकी बिल्कुल नहीं होता, मुझे पता है आपने क्या कहना है, मैं इसलिए थोड़ा सा आपको कर रहा हूँ कि ये भी आना बड़ा ज़रूरी है कि आजकल एक स्पेसिफिक किस्म की जो है ना वो मैसेजिंग की जा रही है। वैसे आप सपोर्ट करते हैं फेमिनिज्म को, या फिर क्या ये चल रहा है ओवरऑल फिनोमेना ड्रामा इंडस्ट्री में, और ये जो पूरा है चक्कर? यार भाई पहली बात तो ये कि मैं ड्रामे देखता ही नहीं हूँ। मेरी अपनी ज़िंदगी में इतने ड्रामे हैं और वो हर वक्त चल रहे होते हैं, तो मुझे वक्त ही नहीं मिलता, पहली बात। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि ये पाकिस्तानी ड्रामों में, मैं एक बार ऐसा भी हुआ था कि एक खातून ने मुझे एक बहुत बड़े चैनल पे इतनी फासले बैठी थी, और उन्होंने मुझसे कहा आप राइटर हैं तो हम चाहते हैं आप एक सब्जेक्ट है, इसमें दो खवातीन हैं वो आपस में इश्क फरमाती हैं, उनमें पीछे से एक वो फलाना आ जाता है, और वो मैंने है दो खवातीन आपस में, और फिर उसमें एक मर्द की इन्वॉल्वमेंट। ये उस वक्त की बात बता रहा हूं मैं, 1999 की, सॉरी 2000 की, सन 2000 की। आज भी वो ड्रामा प्रोड्यूस कर रहे हैं वो लोग। तो जब इस किस्म के फारिगुल बाल किस्म के लोग, फातिरुल अक्ल किस्म के लोग डिसीजन मेकिंग कर रहे होंगे, तो यही सब बनेगा। क्या बनेगा? मैं राइटर रहा हूं, मुझे पता है। हमारे यहाँ एक्सप्रेस में मैं था सीनियर स्क्रिप्ट राइटर। वो एक फिरौन आए वहाँ पे मसाला टीवी से, उन्होंने अपनी भरी बज़्म सजाई और बादशाह बन करके बैठ गए, और उन्होंने खिताब शुरू किया, आप सीनियर स्क्रिप्ट राइटर में जी, एक दिन में कितने स्क्रिप्ट लिखते हैं आप? मैं एक दिन में भाई मैं हफ्ते में 2 स्क्रिप्ट लिखता हूँ। नहीं ना, ये इस तरह से होगा ही नहीं। मैंने क्यों? कह रहे हम मसाला टीवी में दिन में 10 स्क्रिप्ट लिखते थे, और मैंने हंसना शुरू कर दिया। मैंने कहा क्या पाएगा जाहिल मिला है मुझे बात करने के लिए। मैंने कहा हुजूर वाला, हरी चटनी का रायते बनाने की तरकीब लिखना और एक फुल स्केल स्क्रिप्ट लिखना, इसमें आपको कोई फर्क नजर नहीं आता? अब सबने हंसना शुरू कर दिया। अब जब इस तरह के लोग HODs, लेकिन पता है ये, मैं एट द सेम टाइम ये कहता हूं, एक बेवकूफ आपके सर पे कहीं होना चाहिए कि जिसको आगे करके ना आप बच निकले। तो ऐसे ही मैंने भी अक्सर अपनी जिंदगी में किया। लेकिन ये लोग जब ड्रामा इंडस्ट्री में रहेंगे तो ये फेमिनिज्म के सब्जेक्ट्स पे, ये लेस्बियन और गे की मोहब्बतों पे, ये फलाने फलाने के ऊपर ये अगर ये ना बनवाएंगे तो क्या करेंगे? जितनी खवातीन, वो क्या वो होता है 8 मार्च है मेरे ख्याल है जी,
वो क्या औरत मार्च। खाना गर्म कर लो और फलाना कर लो, वो जितनी खवातीन हैं उनमें से कोई एक कभी तुक की बात करती पाई गई है? तुक की बात कर रहा हूँ मैं, ऑब्जेक्शनेबल तो हर आदमी करता है। इस्लाम ने औरतों को जितने हुकूक दिए हैं, क्या वो कम पड़ गए थे? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में माज़अल्लाह व सुम्मा माज़अल्लाह, क्या कोई माज़अल्लाह मेरे मुँह में खाक कमी रह गई थी? और ये इतने बड़े दाना लोग हैं कि जिनको वो सब चीज़ें भी पता हैं जो माज़अल्लाह मेरे मुँह में खाक पहले लोगों को भी नहीं मिल पाए। ऐसा तो नहीं है बॉस। इस्लाम तो अकमल दीन है, दीन की तकमील तो हो चुकी। दीन में फैब्रिकेशन तो नहीं हो सकती। ये जितनी ख़वातीन हैं इनके घर में आप देख लें एमएनएज़, एमपीएज़ के ख़बरें छपती रहती हैं कि जिनमें बच्चियों को ज़्यादती के बाद मार दिया जाता है। उसके बाद फिर वो कोई रस्म होती है कि जिसमें किसी को फ़ारिग कर दिया जाता है। कोई मसला कोर्ट में जाता है, वो कोर्ट से सेटलमेंट हो जाती है। ये सब यहीं पे तो हो रहा है। किसी मिडिल क्लास घर में तो आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। इनमें से इन औरतों को ये तक तो नहीं पता होगा कि इनका शौहर रात को किसके साथ था। ये बड़ी शकील किस्म की बात है, लेकिन क्या ऐसा नहीं है? मैं सबकी बात नहीं कर रहा भाई, लेकिन इख्तिसार के साथ भी बात करूं तो 90% लोगों के साथ ये है। इनको नहीं पता इनकी बेटियां कहाँ हैं, इनको नहीं पता इनके बेटे कहाँ पे मौजूद हैं, उनकी तरजीहात क्या हैं। लेकिन सर इसमें दूसरा एक वर्जन ये है कि बहुत से जो इसमें कह लें कि दो बाइफर्फिकेशन अगर कर लें कि इसमें औरत मार्च जो है वो फेमिनिज्म को बदनाम करने के लिए, और हम जो एक दूसरा तबका है वो ये कहता है कि हम उस फेमिनिज्म की बात नहीं कर रहे जो औरत मार्च वाले हैं। पाकिस्तान में औरतों के साथ जुल्म तो है, इसमें तो कोई इनकार नहीं कर सकता। अच्छा, पाकिस्तान में मर्दों के साथ जुल्म नहीं है? और आप शादीशुदा हैं? जी। अच्छा, तो आपसे चलिए पूछ लेते हैं, आपके साथ कभी जुल्म हुआ है, नहीं हुआ है? हर एक के आपने साथ चाय मांगी और आपको दूध का गिलास पकड़ा दिया, जुल्म हो गया? तो आप उस पर छाती पीटेंगे? यार जुल्म जो है ना बड़ा लंबा मौजू है जिसके ऊपर 1 घंटा मजीद बोल सकते हैं। जुल्म की डेफिनेशन डिफाइन कौन करेगा? तय कौन करेगा कि जुल्म ही हुआ है? तय कौन करेगा? मुझे ये तो बताएं ना। औरतों के साथ जुल्म हो रहा है, ओ भाई औरतों के साथ साथ मर्दों के साथ भी जुल्म हो रहा है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने जो मुझे ये सुनहरी देश दिया है बुजुर्गों की कुर्बानी के नतीजे में, इस देश का चलन अब यही है कि यहाँ जुल्म ही होगा। कराची में जुल्म नहीं हो रहा। ये सिर्फ खूबसूरत चीजें ये इस वक्त नजर आ रही हैं, लोगों को नजर आ रहा होगा। यहाँ से बाहर निकल करके आपने देखा ना कराची में क्या कराची है। यहाँ हर तरफ एक भुट्टो खड़ा हुआ है मुंह खोल करके, आपको जिंदा निकलने के चक्कर में। क्या ये जुल्म नहीं है? यहाँ जो है वो मुत्तहदा के नाम पे एक जुल्म हमारे साथ किया गया है, क्या ये जुल्म नहीं है? यहाँ पीने का पानी साफ आज आज़ादी के 78 बरस बाद भी मुहैया नहीं हो रहा। तो सर उस जुल्म के खिलाफ स्ट्रगल तो करनी चाहिए, उस जुल्म के खिलाफ आवाज़ तो बुलंद करनी चाहिए। हाँ, तो जो करता है तो फिर उसके बाद फिर क्या होता है? कौन सपोर्ट करेगा? मुझे मेरे घर वाले वोट नहीं देंगे, मुझे मेरे घर वाले वोट नहीं देंगे। मेरे पास एक साहब आए थे वो सियासी जमात बनाने के लिए, वो मेरी सर्विस से कुछ अरसे पहले। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने किसी से मेरी बात कराई और मुझे आधे घंटे के बाद भूल जाने की बीमारी भी है। तो वो उन्होंने मेरी बात करा दी किसी से फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे। वो मुझे कह रहा है सर आप सिर्फ जनरल सेक्रेटरी बनने की तैयारी करें, अच्छा। जिस मुल्क की करेंसी आप कहेंगे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। मैंने ऐसे ही फ़ोन बंद करके उछाल दिया, उन्होंने भाग बे। इस गटर में कौन उतरेगा? कितने ऐसे लोग हैं जो अपने दामन को आज भी जो है वो बचा पाए हैं इस गलाजत के बाद। इमरान खान कौम का हीरो नहीं था। इमरान खान वर्ल्ड कप लाया, इमरान खान हैंडसम था, इमरान खान सादिक और अमीन जब तक नहीं बनाया गया था माज़अल्लाह, मैं आज भी उसको अपना क्रिकेटिंग हीरो मानता हूँ, ठीक है। लेकिन इमरान खान इस गटर में उतरा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन लोगों को एक डिजाइंड मंसूबे के तहत किस तरह मोड़ा जाता है, फिर उनके साथ क्या होता है। कोई 1-2 नाम शायद आप आज की पॉलिटिक्स में ले सकें कि जो कंट्रोवर्शियल कम है, ऐसे ही है मेरा ख्याल है। ऐसे जिस तरह से पाकिस्तानी ड्रामों में इखलाक कहीं कहीं देखने के लिए मिलता है। ये सबसे ज़्यादा फेमिनिज्म की जो बीमारी जो ड्रामों में नज़र आ रही होती है, औरतों को एहसास कमतरी में मुब्तला करने वाले ये ड्रामे। पहले वो कमबख्त वो स्टार प्लस ने ज़िंदगी हराम की हुई थी। मतलब ऑफिस से निकलो तो घर जाते आते टेंशन हो जाती थी यार स्टार प्लस आ रहा होगा। अल्लाह ने शुक्र किया, फजल किया अल्हम्दुलिल्लाह कि वो स्टार प्लस से जान छूटी। लेकिन अब पाकिस्तानी ड्रामे ही हमारे असाब पे कोड़े की तरह बरस रहे। ससुर जो है वो बैठ करके बहुओं को जिंदगी गुजारने की तरकीबें बता रहा है। यार हमने तो इस तरह का कोई जनमुरीद ससुर नहीं देखा।
और दूसरी बात ये कि औरत को जब आप कमांडर के तौर पे पेश करेंगे तो फिर यही डिजास्टर्स होंगे ना। औरत डिजाइन तो नहीं है गवर्न करने के लिए, वो तो एक मॉडिफिकेशन है जो करने वालों ने कर लिए। जब औरत डिजाइन की गई है इस तरह से कि वो ये सब कुछ करेगी तो फिर मामलात भी ऐसी तरह से चलेंगे। मर्द है ना कि जिसको लीड करना है फ्रॉम द फ्रंट, मर्द है कि जिसको लेकर के चलना है, हकूक का भी ख्याल करना है, फ़राइज़ की अदायगी को भी यकीनी बनाना है। ये औरत कहाँ से बीच में घुस गई भैया? ये बिल्कुल वैसे ही है कि सुबह उठ करके मैं अच्छा सा नाश्ता बना करके अपने बच्चों को दूँ और मेरी बेगम गाड़ी ड्राइव करके और बच्चों को लेकर के स्कूल छोड़ कर ये के जो खवातीन आपको सुन रही होंगी ना इस टाइम, आपको मेरी खलील बन कमर समझ रही होंगी इस वक्त। यार मैं उस आदमी से बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई मेरा मवाज़ना करे। आप मुझे बड़ी से बड़ी गाली दे दें लेकिन ये नाम मेरे साथ मत लें। जिनको वही है ना ये मौसूफ जिनको रात में निकलने के लिए कहा था किसी डॉक्टर ने। ये हवस के पुजारी वही ना? वही। तेरी बीवी मेरे साथ, मेरी बीवी तेरे साथ, जो मशहूर ड्रामा उनका था। यार इस आदमी को इस मुल्क से ज़्यादा फारिग जगह और कौन सी होगी जहाँ खलील रहमान कमर को इंटेलेक्चुअल राइटर माना जाए। खलील सही है। खलील रहमान है ना ये, इसके कलम में ही कुछ नहीं है। मैंने मुशाहिदुल्लाह खान से पूछा था, मैंने कहा ये अताउल्लाह कासमी को आपने पीटीवी का एमडी क्यों लगा दिया? लिखते बहुत अच्छा है। मैंने कहा आपने मेरा लिखा नहीं पढ़ा। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ कि एडिट नहीं करना। एक बहुत बड़ी फ्लाइट ने मुझे टेलीफोन करके मुझे एक ज़माने में बुलाया, जो कुछ तुम लिखते हो वो ले करके आना। मैंने कहा सर टिश्यू का डब्बा अपने पास रखिएगा। मैं जाकर के बैठा, इतना ही फासला है, शायद से थोड़ा ज़्यादा होगा। सरकारी दफ्तर था, समझ में आ रहा होगा सबके में क्या बात जी है। बिल्कुल। ठीक है, चलो ये भी सुन लो, वर्दी वाला था। वाह। ठीक है, मैंने बस पढ़ना शुरू किया। फिर तो टिश्यू आपको लेके जाना चाहिए था वैसे। ओ नो सर, क्या बात कर दी आपने। वर्दी वाला। अच्छा फिर सर वो जितनी देर मैं बैठा हूँ ना और मैंने अपनी जो तहरीरें थी मैं उनके खिदमत में पेश करता रहा, वो मुसलसल रो रहे थे। आखिर में ये हुआ कि उन्होंने काला चश्मा लगा लिया। बॉस, मेरे बारे में एक बदतरीन दुश्मन मेरा ये कहता है कि ये अपने कलम से किसी को भी हंसा और किसी को भी रुला सकता है। मुझे तो पीटीवी का एमडी नहीं लगाया। क्या ये मेरिट पे हो रहा था ये सब कुछ? क्या पीटीवी में या फलानी जगह या ढिमकानी जगह आज क्या मेरिट पे ये असामियाँ भरी जाती हैं? एक साहब ने मुझे अभी थोड़े दिनों पहले कहा कि यार पीटीवी पे एंकर्स की नौकरियाँ आई हैं। मैंने तो कह रहे यार मैं तुम्हें कराता हूँ। मैंने कहा मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ। कह रहे क्यों? मैंने कहा भाई वो जो तालीमी इस्तेदाद है वो मेरे पास नहीं है। दूसरी बात, अगर आप उसमें रिलैक्सेशन देते हैं मुझे जिस तरह से आपने अबसार आलम के लिए दी थी, तो वो पूरी रोजी हलाल हो गई, हराम हो गई। मैंने कहा मैं उसको किस दर पे जाऊंगा फतवा? हालांकि आजकल तो 5 रुपए में फतवा मिल जाता है। ये इस्लामिक बैंकिंग और ये फलाना और ये मुदारबा और ये जितने यूट्यूबर मुफ्ती हैं, ये क्या कर रहे हैं? एक तो बल्कि बाकायदा जिनके बारे में मैं बड़ा हुस्न ज़न में इन्वर्टेड कॉमा में मुब्तला हूँ, वो बैठ करके कहते हैं यूट्यूब की कमाई हराम है। इसमें से 20% अगर आप किसी गरीब को दे दें तो वो हलाल हो जाती है। ओ मामा, ये कौन सा दीन है? जिस दीन को मैं फॉलो करता हूँ वो अरब में उतरा था। ये क्या मराकश में उतरा था? ये बैंकॉक में उतरा होगा दीन। मुझे बैठ करके मौसूफ बताते हैं। अच्छा, हवस परस्त इतने माशाअल्लाह के मिंबर पे बैठ करके सिर्फ शादियों की बातें करते हैं या पकड़पन करते हैं। वो मैं एक जगह बैठा बिरयानी खा रहा था। तेरी बिरयानी? अबे तू कुकिंग एक्सपर्ट है कि मुल्ला है? तुझे क्या बताना चाहिए यहाँ बैठ करके? और वो जितने गधे हैं सामने बैठ कर, वाह 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 मुफ्ती साहब आपने तो कमाल ही कर दिया। गंदे लतीफे आप सुनाए तो अच्छा लगता है। मतलब यार मुझसे सुन लो भाई। मेरा यूट्यूब चैनल भी नहीं चल रहा, वो उस पर इंडिया ने भी बैन लगा दिया। मेरी यूट्यूब की आमदनी भी बंद हो गई है। तो भाई मेरे साथ थोड़ा सा ताउन कर लो। मैं भी इस तरह की बातें कर सकता हूँ। आमिर लियाकत एक अकेला थोड़ी था बेचारा, अल्लाह करी कर रहमत करे, और बहुत सारे बन सकते हैं। आखिरी सवाल सर ये है, परसों 14 अगस्त मना रहे हैं, आज़ादी के साथ आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। कितना टाइम इस सवाल के जवाब के लिए? पहली बात तो 3 मिनट सर। अच्छा 3 मिनट, कोशिश करता हूँ। भाई साहब बात यह है कि मैं आज़ादी का जश्न ना रोज़ मनाता हूँ। मुझे उसके लिए किसी तारीख की ज़रूरत नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये कि मैं अपने हराम को हलाल से कवर अप नहीं करता। ये आज जो खुशामद हो रही है, मैंने यूट्यूब पे अपनी आरफी नामा में एक वीडियो भी बनाई है उस पर, ये जो नून लीग कर रही है, ये जो पीपल्स पार्टी कर रही है, ये जो मुत्तहदा कर रही है, ये जो दूध की बोतल इनको दी हुई है, ये उस इंतखाब को सही साबित करने के लिए और साहब का दिल बहलाने के लिए कर रही है। मुझे
इस तरह की किसी फकड़पन की जरूरत नहीं है। मैं शदीद पाकिस्तानी था, शदीद पाकिस्तानी हूं। मैं पाकिस्तान के निज़ाम में मौजूद उयूब और नकाइस को गला फाड़ फाड़ के इसलिए बताता हूं ताकि ये जमीन मेरे लिए तो आइडियल नहीं बन सकी, मेरे बच्चों के लिए तो बन जाए यार। इमरान नियाज तो भाग गया तोतला, उसके भी बच्चे तो बाहर चले गए, मेरे भी बच्चों को कोई नहीं पूछेगा सिर्फ इसलिए कि मैंने कोई लाइन नहीं ली। मेरे नामा अमाल में कोई नेकी ऐसी नहीं है कि जिसके ऊपर मेरे बच्चे जो हैं वो, मुझे तो ये यकीन भी नहीं है बेसिर कराचाइट कि अगले आने वाले कुछ दिनों में कराची नाम की जगह बाकी भी रहेगी। मेरा ख्याल है मोर्रिख इस जगह पे कोई बड़ा सा गड्ढा पाएगा और वहाँ भुट्टो की तस्वीर लगी होगी कि ये तस्वीर दिखा दिखा करके इस सरजमीन को लूट लिया गया। अजरक वाली प्लेटें भी, अजरक वाली प्लेटें अब आप देखें, मतलब इन लोगों का अपर चेम्बर आपके ख्याल में है? ये चक नंबर 56 से उठ करके आते हैं, टके की औकात नहीं होती, यहाँ आकर के इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते। एक वजीर मुझसे क्या कह रहा है, मैं उसका इंटरव्यू करके फारिग हुआ तो वो उसका एक चमचा आया और सिंधी में पता नहीं क्या बोल रहे थे, तो किसी ने ट्रांसलेट किया, उसने कहा सर बराबर वाले घर में इंतजाम है। मैंने कहा भाई मेरी सिर्फ शक्ल खराब है, किरदार ओके है मेरा। फिर वो वजीर ने उसको सिंधी में गालियां बकी। ये वो हैं, ये उसको देखो शर्जील मेमन को, वो अपनी कैसी डिचिक डिचिक वीडियो बना रहा होता है। वो बैठ करके वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि 15,000 बसें चलनी चाहिए थी कराची में, 400 चली हैं। और वो वही अल्लाह क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने दुनिया मखसूस में इंडिया को। अबे भाई, और ये आदमी भी हमारा वजीर आजम बनेगा और खुदा की कसम बनेगा। कौन? अच्छा वो सही वही है, अल्लाह सही है, सही है, बनेगा, क्योंकि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है और ये इंतकाम तुमसे और मुझसे उस वक्त तक लिया जाएगा जब तक हम जो है वो दोनों हाथों से तालियां बजा बजा करके इन लोगों को खुशामद करते रहेंगे। अब आप बताओ यार, ओ भाई मैंने जिसमें मुझे पता चला कि वो इंडिया का वो शुरू हो गया है जहालत, मैंने जाकर के पता नहीं यूट्यूब पे क्या क्या गालियाँ वालियाँ बक दी, मुझे तो याद भी नहीं है। वो मेरी अंदर की पेट्रियटिज्म थी जिसको मैं फॉलो करता गया और मैं बोलता गया, बनाता गया। उसके बाद उन 16 खुशनसीब चैनल्स में मेरा भी नाम था जिन पर वो इंडिया के लिए सिक्योरिटी थ्रेट होने का इल्ज़ाम लगाया गया, इंडिया में बैन कर दिया गया। मुझे तो कोई मसला नहीं है, मुझे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन वो मेरा मुहब्बे वतन होने का सबूत था जिसको मुझे देने की ज़रूरत क्यों नहीं है। लेकिन ये कामरान छिछोरी जो है, ये मतलब मोटरसाइकिल पे बैठ के ब्रूम करके ये आज़ादी मना रहा है। यार तेरा कोई दिमाग सही है? ये जफर अब्बास के लिए वीडियो बनाता है, आपको मेरे बाल कैसे लगे? अबे भाई तू बाल कहाँ से बनवाता है, ये तू नहाता कहाँ से, मुझे तू अपने गुस्साल का नंबर क्यों दे रहा है? अब आप बताइए, इस तरह के लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया जमहूरियत के नाम। बहुत बड़ी तौहीन है भाई, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी साहब के वक्त का बहुत शुक्रिया और दुआ कीजिएगा ये पूरी की पूरी पॉडकास्ट हम ऐसे ही अपलोड कर पाए। जिसके चांसेस कम है। 100% चांसेस है, इंशाल्लाह करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। Thank you.